ये दुनिया जिसमें इस वक्त तुम हो, इस दुनिया का नाम थैला रैतना है। प्लेनेट अर्थ के हजारों करोड़ों लोगों में से तुम वो एक चोजन वन हो। तुम्हें भी चूज किया गया है इस दुनिया में भेजने के लिए। यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना है, अपने आप को बचाना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हमारा फर्स्ट सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे हीरो का बाजू होता है और उसके बाजू के ऊपर एक हेल डॉग ने अपने दांत गड़ाए होते हैं। वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो पहली बार थैला रैतना में आया है। उसे नहीं पता कि डॉग उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है। वो हैरान होकर अपने आसपास देखता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने बेडरूम में था। फिर साथ ही वो उस हेल डॉग की तरफ देखता है और कहता है अब ये कुत्ता कहाँ से आ गया और ये बार बार मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और फिर से उसके बॉस तक करीब पहुँच जाता है। हमारे हीरो का नाम रियू हानबिन है। हानबिन कहता है मेरे पास इतना सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, मुझे अभी अपने आप को इस कुत्ते से बचाना है। वो हेल डॉग अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके सर पे अपने दांत गड़ाने लगता है। उसी वक्त रियूबिन वहाँ से अपने लिए एक पत्थर उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानबिन उस हेल डॉग को मारने के बाद खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे सिर्फ इतनी बात का पता है, अगर मैं इस खतरनाक कुत्ते को नहीं मारता तो ये मुझे मार डालेगा। और साथ ही वो उस कुत्ते की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है कहीं मैंने इस कुत्ते को मार तो नहीं दिया। लेकिन वो हेल डॉग फिर से उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फिर से उठकर हानबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हानबिन पीछे की तरफ हट रहा होता है, हालांकि पत्थर उसके हाथ में होता है। वो उसे कह रहा होता है मेरे करीब मत आना। हानबिन कहता है पता नहीं इस कुत्ते का मसला क्या है, मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं, फिर ये मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। उसी वक्त हानबिन के पास एक विंडो ओपन होती है और उस विंडो का नाम होता है गाइडलाइन। हानबिन गाइडलाइंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। हानबिन के पास जो विंडो ओपन हुई है उस विंडो के अंदर उसे हेल डॉग के बारे में बताया जाता है कि वो एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है। थैला रैतना में सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर यही है। इसकी स्ट्रेंथ हाथ में नाइफ पकड़े हुए एक अडल्ट मैन के बराबर होती है। हानबिन को इस सब की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। उसी वक्त उसके पास सेकंड विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर्स इन सारे हेल डॉग्स को मारकर बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। जितने ज्यादा हेल डॉग्स को तुम मारोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तुम्हारे स्टैट पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। हानबिन कहता है अब ये क्या चक्कर है, लेवल अप होने का क्या चक्कर है और एक्सपीरियंस का क्या, इन सभी को मारने पर मैं लेवल अप हो सकता हूँ। हानबिन अभी भी अपने सिस्टम की विंडो की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है आज यहाँ पर ये क्या बकवास हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड की गेम के अंदर फंस चुका हूँ। और उसी वक्त उस हेल डॉग की तरफ भी दिखाते हैं, उसके दांत उसकी गर्दन के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और वो हेल डॉग उसकी गर्दन पे काटने वाला होता है कि यहीं पर हानबिन कहता है आज सब कुछ गलत कब हुआ। यहीं पर वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरी दिखाता है। हानबिन कहता है अपनी प्रीवियस लाइफ में जब मैं एक नॉर्मल इंसान था तब मैं बहुत ज्यादा लेजी था, हमेशा लेट उठा करता था। हानबिन कहता है मैं बहुत ज्यादा लेजी इसलिए हो गया था क्योंकि मैं मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से फ्री होने वाला था, वो भी सिर्फ 3 महीनों में, क्योंकि मिलिट्री की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैं हमेशा रेस्ट करता रहता और लेट उठता। हानबिन कहता है आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए अपने टाइम पास करने के लिए। हानबिन सीधा जाकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और कहता है मैंने मिलिट्री की 2 साल की सर्विसेज की है, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिलिट्री की सर्विस में मैं बहुत ज्यादा बोर हुआ, मुझे तो लगा था कि मिलिट्री की सर्विस से फ्री होने के बाद मैं अपनी सोशल लाइफ में दोबारा से एक्टिव हो जाऊंगा। हानबिन अपनी चेयर पर बैठा, उसके हाथ में माउस होता है और वो पीसी की स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहा होता है। हानबिन कहता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे से धुआं निकलना शुरू होता है। हानबिन के हाथ में चिप्स का पैकेट होता है, वो बड़े ही मजे से अपने चिप्स खा रहा होता है कि उसी वक्त उसकी चेयर के नीचे जो धुआं निकल रहा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। हानबिन उस धुएं को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, फिर वो धुआं उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। हानबिन वहीं पर एक जोरदार चीख मारता है और उसी के साथ पुफ वो गायब हो जाता है और वहाँ पर हानबिन की चेयर बेचारी अकेली रह जाती है। यहाँ पर अपनी चेयर से गायब होने के बाद वो एक दूसरी दुनिया में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में, जहाँ पर उसको लाने वाले की आवाज आ रही होती है। वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने प्लेनेट अर्थ से जितने भी लोगों को यहाँ पर लेकर आना था हम उन सभी को ले आए हैं। हानबिन की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस अभी तक बाकी होती है, पता नहीं बाकी सब बेहोश है या नहीं, लेकिन हानबिन को उनकी आवाजें आ रही होती है। हानबिन कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो उसे लाने वाले आपस में ये बहस कर रहे होते हैं। एक वाला उसे कहता है मैंने तो सुना था प्लेनेट अर्थ पर 7 बिलियन लोग हैं, तुम्हें सिर्फ इतने ही मिले हैं। जबकि हानबिन सोच रहा होता है क्या ये गॉड की आवाज है, लेकिन मैं अभी तक मरा तो नहीं हूँ और ऊपर से मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है। तो पहले वाला बंदा उसे कहता है दूसरे वाले से अब प्लेनेट अर्थ के ऊपर पूरे 7 बिलियन लोग हैं, इसीलिए तो हमें इतने ज्यादा मिल सके हैं, ये सारे के सारे चोजन वंस हैं, यानी कि इन सभी को सिलेक्ट किया गया है, ये सारे स्पेशल हैं। दूसरे वाला पहले वाले से कहता है चलो जल्दी करो, इन सभी के ब्रेन के अंदर गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करो, यानी कि इनके सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दो। पहले वाला दूसरे वाले से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा, फिर हम लोग इनके ब्रेन में इस तरह ट्रांसमिशन को ऐड करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाएगा। हानबिन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये किस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल होने की बात की है, इसका मतलब ये गॉड्स नहीं है बल्कि ये किसी किस्म का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरे वाला बंदा पहले वाले से कहता है नहीं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं इस
इससे पहला जो हमारा बैच आया था हम उसके ऊपर भी ये टेस्ट कर चुके हैं। हमारी गाइडलाइंस इनके ब्रेन में जाने से यानी कि सिस्टम एक्टिवेट करने से इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, साथ ही इनको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी मिलेगी। साथ ही पहले वाला कहता है ठीक है सर मैं समझ गया, गाइडलाइंस को इन सभी के दिमाग में इनपुट करने वाला हूँ। और वहीं पर एक जबरदस्त रोशनी निकलती है और उन सभी के ब्रेन के अंदर वो गाइडलाइंस जाती है, जबकि हमारे हीरो की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, वो गाइडलाइंस उसके पेट के अंदर से गुजर जाती है। हानबिन बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पहले वाला बंदा दूसरे वाले से कहता है सर मुझे लगता है कि मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि हानबिन भी उसकी आवाज सुन रहा होता है। हानबिन गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं के, मेरे साथ ही गलती करनी थी। पहले वाला बंदा कहता है लगता है कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए कोई गलती कर दी है, इसमें एक एरर आ गया है। दूसरे वाला उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक ही प्लेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर उन्होंने हानबिन की जिंदगी की वाट लगा दी है। साथ ही हानबिन को जो आखिरी आवाज आती है वो ये होती है 2001 नंबर 398, यानी कि हानबिन को दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। और यही सारी स्टोरी थी। हानबिन इसी वजह से थैला रेतना के अंदर आ गया है। हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। तो प्रेजेंट में अपनी स्टोरी को लाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। अब जबकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी स्टोरी भी प्रेजेंट में आ गई है। हानबिन ने उस हेल डॉग को उसी पत्थर की मदद से मार दिया होता है। वो उसके सर में उस पत्थर को मार रहा होता है और उसके सर का कचूमर बना देता है और कहता है तुम मरते क्यों नहीं, मर जाओ। और साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा गालियां भी दे रहा होता है। हानबिन कहता है यानी वो क्या था, वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था या फिर कोई गार्ड था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिन्हें मुझे यहाँ पर बेच दिया है। हानबिन जैसे ही उस हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल 1 के हेल डॉग को मार दिया है और तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। हानबिन अभी भी उसके सर में पत्थर मारता जा रहा होता है और कहता है यही अब रियलिटी है, या मुझे अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं एक फैंटेसी गेम के अंदर आ गया हूँ। तो मेरी रियल लाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स रियल वर्ल्ड में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब इससे आगे क्या, अब आगे क्या होने वाला है, मुझे सारी की सारी जिंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा थैला रेतना के अंदर और इन सारे हेल डॉग्स को मारना पड़ेगा। हानबिन वहीं ग्राउंड के ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है, साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। हानबिन कहता है सिर्फ 3 ही महीने में मैं मिलिट्री सर्विस से आजाद होने वाला था, मेरी दोबारा से सोशल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। फिर हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे क्यों चूज किया गया। इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन किया होगा, फिर मुझे क्यों चूज किया गया है। हानबिन अभी वहीं पर बैठा रो रहा होता है कि उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है एक वार्निंग वाली विंडो है और तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास 5% से लेस स्ट्रेंथ है, अगर तुम्हें इससे ज्यादा स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं करते तुम थैला रेतना के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे और बहुत ही जल्दी मर जाओगे। हानबिन अपनी विंडो से कहता है अब ये क्या बकवास है, कहीं ये वाकई में मेरा कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कि हानबिन के पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उसमें हानबिन को कहा जाता है तुम वाकई में सुसाइड करके अपनी जान देना चाहते हो, कि सिर्फ सुसाइड करने से ही तुम बच सकते हो, वरना ये सारे के सारे हेल हाउंड तुम्हें मार डालेंगे। हानबिन ने अपनी इस किस्मत को मान लिया है, वो वहीं पर अपनी विंडो ओपन करके बैठा होता है। हानबिन कहता है मुझे नहीं पता कि वो सारे कमीने लोग कौन है जिन्होंने मुझे किडनैप किया और यहाँ पर इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन उन सभी ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है सिर्फ इस सिस्टम के साथ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके। और साथ ही ये एक लास्ट वाली विंडो है जिसमें कहा जा रहा है कि क्या मैं सुसाइड करके अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। हानबिन अपनी उस विंडो को कैंसिल करता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ। और साथ ही हानबिन कहता है अगर मैं यहाँ पर सुसाइड कर लेता हूँ या फिर मैं मॉन्स्टर के हाथों मर जाता हूँ तो क्या तुम लोग मुझे वापस भेजोगे, मुझे इस बारे में नहीं पता, तो फिर मैं अपनी जान क्यों लूंगा। हानबिन कहता है मुझे शांत रहना होगा। हानबिन कहता है जिस बंदे ने मुझे किडनैप किया है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे वापस भेजना चाहेगा, इसलिए अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चला जाऊंगा। हानबिन कहता है मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं, ना ही सुसाइड करना है, क्योंकि मरने से मैं वापस नहीं जाने वाला। हानबिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे इस थैला रेतना से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। हानबिन जैसे ही उठकर खड़ा होता है और ये इरादा करता है उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है प्लेयर के अंदर बहुत ज्यादा करेज आ गई है, प्लेयर अब वाकई में खेलना चाहता है, इसलिए हमने प्लेयर की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया है। और उसके बाद उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें उसे कहा जाता है अपने लिए एक स्किल को चूज करो। हानबिन ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो इस सिस्टम में कुछ तो अच्छा है, अब मैं हमेशा अपने हाथों से किसी पत्थर को उठाकर फाइट तो नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी वेपन की जरूरत होगी। यहाँ पर वेपन को चूज करने के लिए मुझे अपनी क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हानबिन के पास जो सबसे पहली क्लास ओपन होती है उसका नाम वॉरियर क्लास होता है और वॉरियर क्लास में वो हैंड टू हैंड कम्बैट कर सकता है या फिर किसी किस्म की स्वर्ड्स या फिर दूसरे वेपन्स को भी यूज कर सकता है। हानबिन वॉरियर क्लास को देखते ही मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे वॉरियर क्लास को सिलेक्ट नहीं करना, गेम्स के अंदर ये सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पर तो हमारी जगह पर हमारा प्लेयर खेल रहा होता है, यहाँ पर ये रियल लाइफ है, हैंड टू हैंड कम्बैट में मैं मर भी सकता हूँ। हानबिन कहता है मुझे ऐसी क्लास चूज करनी है जिसमें मेरे पास कोई ऐसा वेपन हो जिससे मैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक कर सकूं। नेक्स्ट क्लास मैजिशियन क्लास होती है। हानबिन कहता है तो मैं
मैजिशियन क्लास को चूज करता हूँ। जैसे ही वो उसको चूज करता है उसके पास बीप की आवाज आती है और उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मैजिशियन क्लास को चूज कर सको। इस बात से हानबिन काफी हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है कि हम कौन सी क्लास को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मैजिक स्वर्ड्समैन की होती है। वो उस क्लास को चूज करता है। फिर से उसे कहा जाता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस क्लास को चूज कर सको। नेक्स्ट विंडो में उसकी हीलर क्लास होती है। हानबिन कहता है तो फिर ठीक है मैं हीलर क्लास को चूज करता हूँ। फिर से विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इसको चूज कर सको। इस बार तो हानबिन रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये घटिया सिस्टम मुझे कोई ऐसी क्लास चूज भी करने देगा जिसके मैं लायक हूँ। हानबिन अभी वहीं पर खड़ा खड़ा रो ही रहा होता है कि उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने वॉरियर क्लास को चूज कर लिया है। हानबिन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो इसको सिलेक्ट किया भी नहीं, तुम लोग तो जबरदस्ती मेरे ऊपर इसको थोप रहे हो। वॉरियर क्लास के अंदर उसके पास काफी सारे वेपन्स होते हैं। इसमें कुछ तलवारें होती हैं, एक एक्स होता है और साथ में एक शील्ड भी होती है और एक स्पीयर भी होता है यानी एक बाला होता है। हानबिन कहता है अब जबकि मेरी क्लास तुम लोगों ने सिलेक्ट कर ही दी है तो फिर मुझे एक लॉन्ग स्पीयर चाहिए। हानबिन चिल्लाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है मुझे ये लॉन्ग स्पीयर चाहिए यानी ये बाला चाहिए। साथ ही उसका सिस्टम चमकना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर से उसका वेपन बाहर निकलने वाला है और उसी वक्त उसके पाँव में एक बड़ी सी तलवार गिरती है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुमने एक लॉन्ग स्वॉर्ड को चूज किया है अपने बिगिनर्स वेपन के तौर पर। हानबिन की किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज्यादा अनलकी है। हानबिन हैरान परेशान होकर वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है आयश यहाँ पर क्या बकवास हो रही है, मैंने एक स्पीयर को चूज किया था ना कि एक लंबी तलवार को। जैसे वो दोबारा से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है उसी वक्त लिख दिया जाता है तुम्हारे सिस्टम में एरर है और उसका सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। और हानबिन बेचारा वहाँ पर अपनी वॉरियर क्लास और अपनी एक लंबी तलवार के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। उसी वक्त हानबिन को याद आता है कि जब वो उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में था तब उस बंदे ने कहा था कि मैंने गाइडलाइंस को ट्रांसमिट करते हुए एक गलती कर दी है। लगता है कि एक प्लेयर की गाइडलाइंस में एक एरर आ गया है। हानबिन अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक गलती कर दी है और एक प्लेयर के सिस्टम में एरर आ गया है, वो एरर मेरे सिस्टम में आया है। और फिर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है जिस भी बंदे ने मुझे यहाँ पर भेजा है उसने मेरे सिस्टम में एरर डाल दिया है। उसे लगता है कि मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं उसे सर्वाइव करके दिखाऊंगा। हानबिन अपनी तलवार को उठाता है और कहता है चलो कम से कम एक पत्थर की बजाय ये तलवार तो मेरे पास है, इसका मुझे पत्थर से काफी अच्छी है। हानबिन अपनी तलवार को उठाता है और कहता है अब मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है ना ही सुसाइड करना है, मुझे यहाँ से वापस जाना है अपनी दुनिया में। हानबिन एक हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर थैला रेतना में आए हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, बार बार अपने सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ से वापस अपने घर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन जब से मेरे सिस्टम ने एरर दिया है उसके बाद से मेरे सिस्टम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हानबिन कहता है मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में एरर की वजह से मेरा सिस्टम मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, हालांकि ये सिस्टम मेरे लिए बनाया गया है कि ये गाइडलाइंस मुझे गाइड करें। हानबिन कहता है चाहे मेरा सिस्टम मुझे कोई जवाब दे या ना दे लेकिन ये सारे के सारे हेल डॉग हमेशा ही कहीं से निकल आते हैं और मेरे ऊपर अटैक करते हैं। मैं इनके साथ फाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हानबिन अपनी तलवार को घुमाता है और हेल डॉग के ऊपर अटैक करता है जबकि हेल डॉग जंप करते हुए पीछे चला जाता है। हानबिन उसे कहता है कमीने कुत्ते कहीं के यहीं पर रुको और मेरे हाथों से मरो। हानबिन कहता है यहाँ पर मैं जितने भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर चुका हूँ वो सारे के सारे हेल डॉग्स थे, लेकिन अगर इनके बारे में कुछ चीज चेंज हुई है तो वो उनका लेवल है। पहले ये लेवल 1 के थे, अब ये लेवल 2 के हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ ये हेल डॉग्स भी लेवल अप होते हैं क्योंकि पिछले 7 दिन में मैं लेवल 2 पर पहुंचा हूँ और अब जितने भी हेल डॉग्स निकल कर आते हैं वो सारे लेवल 2 पर होते हैं। हानबिन बड़ा ही सीरियस होकर उस हेल डॉग की तरफ देख रहा होता है। हानबिन कहता है ये कमीने कुत्ते बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेवल 1 के डॉग को मारना बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी तलवार को घुमाता हूँ ये भागकर पीछे हो जाता है। पता नहीं इन कुत्तों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कब से शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भी साथ साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, इन्हें पता है कि एक तलवारबाज से कैसे बचना है। हानबिन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर कुल एक छड़ी की तरह सामने की तरफ मारता है और कहता है अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, लेकिन वो हेल डॉग जंप करते हुए पीछे हट जाता है। हानबिन की तलवार ग्राउंड के ऊपर पटकती है कि वो हेल डॉग पीछे हटने के बाद हंसना शुरू कर देता है जैसे वो हानबिन का मजाक उड़ा रहा हो, कैसे तलवार चलानी नहीं आती। हानबिन कहता है हाँ ये बात सच है, मैंने आज से पहले कभी तलवार नहीं चलाई, मेरे पास तलवारबाजी की स्किल्स बिल्कुल 0 है। हेल डॉग जंप करते हुए हानबिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि हानबिन अपनी तलवार को सामने की तरफ पकड़ते हुए सीधा अटैक करता है, बिल्कुल स्टैब करने की तरह, जैसे कि तलवार को पेट में धंसाया जाए। उसके सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो हेल डॉग मर जाता है। विंडो ओपन होती है और कहा जाता है लेवल 2 का हेल डॉग मर गया है। तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल 262 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। टोटल 280 पॉइंट्स चाहिए लेवल अप होने के लिए। यहीं पर हानबिन के स्टैट्स की विंडो दिखाई जाती है। हानबिन कहता है जैसे मैं लेवल अप होने के बाद लेवल 2 पर पहुंचा था तब मुझे एक स्किल मिला था, वो स्टैब का स्किल जो कि अभी भी मैंने यूज किया है। हानबिन कहता है ये वाला स्किल मेरे बहुत ज्यादा काम का है, मुझे तलवार चलानी तो नहीं आती लेकिन मैं स्टैब की स्किल को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। हानबिन वहीं पर एक गुफा के अंदर रहता है और वहीं पर वो एक हेल डॉग के मीट को पकाकर खा रहा होता है। हानबिन कहता है गाइडलाइंस
जिसका एक फंक्शन तो मेरे बहुत ज्यादा काम आया। मैंने जब अपने फंक्शन के अंदर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम लोग हेल डॉग्स के मीट को खा सकते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और साथ ही हम इसके ब्लड को पी सकते हैं बिल्कुल ड्रिंक के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई ड्रिंक नहीं है। हानबिन वहीं पर बैठा हेल डॉग का मीट खा रहा होता और कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर खाने की कमी नहीं है, रोजाना ही कहीं ना कहीं से ये कुत्ते निकल आते हैं और मैं इनको मारकर खा सकता हूँ। हानबिन उस मीट के टुकड़े को खाते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये जगह एक आर्टिफिशियल जगह है, फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर मुझे किडनैप करने वाले ने भेज दिया है। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए तो कैद करके नहीं रख सकता, उसने कोई ना कोई तरीका तो छोड़ा होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रखने का तो कोई मतलब भी नहीं है। यहीं पर हानबिन को एक बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है। हानबिन कहता है उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जहाँ पर हमारे अंदर गाइडलाइंस को इंस्टॉल किया गया था, वहाँ पर मेरे साथ और भी काफी सारे कैंडिडेट्स थे। हानबिन सोच रहा होता है पता नहीं बाकी के सब लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर तो मेरे अलावा और इन कुत्तों के अलावा और कोई भी नहीं है। जैसे ही हानबिन इस बारे में सोचता है कि वो लोग कहाँ होंगे, उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है, क्योंकि वो तो है गाइडलाइंस के लिए, वो उसको गाइडलाइंस देती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। हानबिन उस मैसेज को पढ़ते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस विंडो में हानबिन को कहा जाता है कि तुम इस एरिया को छोड़ सकते हो, इस एरिया का नाम रॉक माउंटेन्स है। ऐसे तुम लेवल 5 तक पहुँच जाओगे, तुम अगले एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे, जहाँ पर तुम बाकी के सारे सिलेक्ट किए हुए मेंबर्स के साथ मिल पाओगे। हानबिन इस विंडो को देखकर हैरान भी होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं रॉक माउंटेन में हूँ, इसका मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं जहीं पर गाइडलाइंस उसे रॉक माउंटेन के बारे में बताती हैं कि रॉक माउंटेन एक ऐसा एरिया है जो कि बिगिनर्स के लिए है। सबसे पहले वॉरियर्स को रॉक माउंटेन के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर सबसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ उनका सामना होता है, ताकि यहाँ पर वो लोग एक्सपीरियंस हासिल कर सके। लेवल 5 तक उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है, उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेवल 5 तक पहुँचने के बाद उन्हें दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और यहाँ पर जैसे उसका लेवल अप होगा उसके साथ साथ हेलडॉग्स का लेवल भी अप होता जाएगा, जबकि दूसरी जगहों पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के लेवल्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर से लेवल 5 करने के बाद तुम्हें एक दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर तुम अपने बाकी के सारे चोजन वन से मिलोगे। वहाँ पर उस दुनिया में तुम्हें उन सब के साथ टीम अप होना है और टीम अप होने के बाद तुम्हें लेवल 20 तक पहुँचना है। जैसे तुम सभी लोग लेवल 20 पर पहुँचोगे तो तुम्हें रेथिना कॉन्टिनेंट में भेजा जाएगा, जो कि तुम्हारी रियल लोकेशन है जहाँ पर तुम्हें जाना है। हानबिन ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद हानबिन कहता है जरा मुझे समझने दो, आखिर इन विंडोज का मतलब क्या है। हानबिन कहता है तो इसका मतलब ये एक स्टार्ट जोन है जहाँ पर सारे प्लेयर्स को आना है और उन्होंने लेवल 5 तक अपने आप को लेवल अप करना है, और उसके बाद सारे के सारे प्लेयर्स मेन एरिया में जाएंगे जहाँ पर उन्होंने लेवल 20 तक अपने आप को लेवल अप करना है। वहीं पर वो सारे एक दूसरे के साथ टीम अप भी कर सकते हैं। और जब मेरा लेवल 20 पर पहुँच जाएगा तो मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हमारी रियल फाइट स्टार्ट होगी। हानबिन अपने सिस्टम से कहता है लेकिन मुझे रेथिना कॉन्टिनेंट में जाकर फाइट किसके साथ करनी है। यहाँ पर फिर से वही एरर आ जाता है और उसका सिस्टम उसे रेथिना कॉन्टिनेंट में उसे जाकर क्या करना है इस बारे में बताए बिना ही गायब हो जाता है। हानबिन कहता है नहीं नहीं, फिर से वही एरर। अभी कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चलने लगती है, उसी वक्त ये एरर आ जाता है। हानबिन कहता है अब मैं इस सिस्टम का तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम ने जो कुछ बताया है वो सच है कि मेरा लेवल अप करने से यहाँ पर हेलडॉग्स का लेवल भी अप होता है। हानबिन कहता है हालांकि मुझे काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि रेथिना कॉन्टिनेंट में फाइट को कंप्लीट करने के बाद मैं घर जा पाऊंगा या नहीं। साथ ही हानबिन कहता है मैं अपने सिस्टम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट बात होती है ये एरर दे देता है। हानबिन कहता है मुझे यहाँ से निकलने के लिए और बाकी के सारे प्लेयर्स के साथ मिलने के लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे लेवल 5 तक पहुँचना है ताकि मैं मेन एरिया में जा सकूँ। और उसके बाद हानबिन ने अपने की बजाय उन हेल हाउंड्स को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो जितने ज्यादा हेल हाउंड्स को मार सकता है उतने ज्यादा को मारे और वो जल्दी से जल्दी लेवल अप कर जाए। हानबिन उन हेल डॉग्स को ढूंढ कर मारना शुरू करता है। हानबिन कहता है जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जाता है वैसे ये सारे के सारे हेल हाउंड्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। मेरी स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती जा रही है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही मुझे नए स्किल्स भी मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं लेवल अप होता हूँ। हानबिन एक हेल डॉग को मारता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हें 22 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, तुम्हें 280 पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए तुम्हारे पास लेवल अप करने के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। और साथ ही वो लेवल अप हो जाता है। नेक्स्ट हेल डॉग के साथ फाइट करने के दौरान उसे एक नया स्किल मिलता है जिसे साइड स्लैश कहते हैं। हानबिन अपने लेवल 3 पर पहुंच चुका है। हानबिन का सामना एक बड़े हेल डॉग के साथ हुआ है जो कि अब लेवल 3 का है और साथ ही उसका साइज भी बड़ा हो रहा है। हानबिन कहता है इसके साथ फाइट करना काफी मुश्किल है कि लेवल 3 तक पहुंचने तक इसके पास एक वॉरियर की स्ट्रेंथ है। यहीं पर स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट चलाया जाता है। हानबिन कहता है मैं हेल डॉग्स के साथ फाइट करता हूँ, उनसे मार खाता हूँ, जख्मी होता हूँ और फिर हेल डॉग को मार देता हूँ, फिर उसी के गोश्त को खाता हूँ और साथ ही उसके ब्लड को पीता हूँ, फिर रात को सोता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ, फिर फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, हेल डॉग को मारता हूँ, मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट होती है। हेल डॉग के साथ फाइट करता हूँ, जख्मी होता हूँ, उसके मीट को खाता हूँ, सोता हूँ और अगले दिन फिर से वही रूटीन स्टार्ट करता हूँ। और यहीं पर ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और हानबिन बहुत सारे हेल डॉग
डॉग्स को मारता है, इतने सारे हेल डॉग्स को मारता है कि उसके पास बहुत सारी विंडोज ओपन हो रही होती हैं और यहीं पर उसका वो लास्ट दिन आ जाता है जबकि वो लेवल 5 पर अपडेट होने वाला है, यानी कि उसका लेवल अप होने वाला है। वो एक लास्ट हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा होता है जिसे हराने पर उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे जिससे वो लेवल अप हो जाएगा। हेल डॉग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो लेवल 4 का हेल डॉग है। हान बिन जमीन के ऊपर से मिट्टी की मुट्ठी भरता है और उसकी आंखों में डाल देता है और साथ ही अपनी साइड स्लैश को यूज करते हुए उसकी गर्दन काट देता है। यहीं पर विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने हेल डॉग को मार दिया है और तुम्हें 81 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। सेकंड विंडो में उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं कि तुम लेवल अप कर सकते हो। हान बिन चिल्लाकर कहता है फाइनली मैंने कर दिया, पूरे 27 दिन लगे मुझे लेवल 5 तक लेवल अप होने में। विंडो ओपन होती है और हान बिन से कहा जाता है बहुत ही जल्दी तुम लेवल 5 पर प्रमोट होने वाले हो, तुम तुम्हारे लेवल को अप करने वाले हैं। हान बिन अपनी स्किल्स वाली विंडो को ओपन करता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि 5th लेवल के अप होने तक ने 3 स्किल्स भी हासिल कर लिए हैं। उसके पास 3 स्किल्स होते हैं जो कि स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश होते हैं। हान बिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत ज्यादा खुश भी है। हान बिन कहता है यहाँ पर न सिर्फ मुझे कुछ नए स्किल्स मिले हैं बल्कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी है, मेरे मसल्स बढ़ चुके हैं और मेरी स्ट्रेंथ वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हान बिन कहता है पहले वो तलवार जो कि बहुत ज्यादा भारी थी जो मैं उठा भी नहीं पाता था, अब मैं उस तलवार को सिर्फ एक ही हाथ से उठा सकता हूँ। हान बिन बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही थैलर रैथना की तारीफ करते हुए कहता है ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, इस सिस्टम की मदद से मुझे जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं और जितनी स्ट्रेंथ मिल रही है तो वाकई में मेरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। हमारा बेचारा हान बिन अभी उस सिस्टम की तारीफ नहीं कर रहा होता है कि उसी वक्त सिस्टम फिर से उसे एरर दे देता है। हान बिन एरर को देखते ही कहता है गई भैंस पानी में। सिस्टम के एरर के फौरन बाद उसके पास एक नई विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है रियो हान बिन जो कि लेवल 4 पर है। सिस्टम में एरर आने की वजह से वो दोबारा से लेवल 1 पर चला गया है और यहाँ पर हान बिन के चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को खुद ही देखकर नोटिस कर लें। थोड़ी देर उसी तरह हक्का बक्का होने के बाद हान बिन कहता है मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में कोई ग्लिच आया होगा, थोड़ी देर के लिए इस तरह का कोई बग आया होगा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक विंडो है, रियल में तो मेरे सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं और मैं लेवल 5 तक पहुंच गया हूँ, अब बहुत ही जल्दी मुझे ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है। बेचारा हान बिन वो अपने आप को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होने वाला। हान बिन कहता है चलो मैं अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखता हूँ। वो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है तो उसकी स्टेटस विंडो में सबसे ऊपर लिखा होता है रियो हान बिन लेवल 1। हालांकि उसके बाकी के सारे स्टैट्स पॉइंट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि लेवल 5 तक पहुंचने तक थे। हान बिन सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को पढ़ता है जहाँ पर रियो हान बिन लेवल 1 लिखा होता है। हान बिन एक जबरदस्त चीख मारता है। हान बिन कहता है मुझे शांत होना होगा, ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता, ठंडे दिमाग के साथ सोचना पड़ेगा। हान बिन अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं लेवल 1 पे हूँ लेकिन मेरे सारे के सारे स्टैट्स वैसे ही हैं, यानी कि मैंने जितनी भी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस हासिल किया है वो सारा मेरे पास ही है। इसके अलावा जो मुझे 3 स्किल्स भी मिले थे वो भी मेरी विंडो में ऐड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरर की वजह से सिर्फ मेरा लेवल अप नहीं हो सकता कि मैं जितनी भी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करूंगा वो सारे के सारे ऐड होते रहेंगे। हान बिन कहता है मुझे लगता है कि ये सिर्फ 1 टाइम ही ग्लिच आया होगा और वैसे भी अब जाओ कि मैं लेवल 1 पर हूँ तो मेरे सामने जितने भी हेल डॉग्स आएंगे वो सारे भी लेवल 1 पर ही होंगे और उनको हराना इतना मुश्किल नहीं होगा और इस तरह मैं और भी ज्यादा स्टेटस पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। हान बिन ऊपर से अपने आप को दिलासा दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा ऑसम है कि मुझे स्टेट पॉइंट्स मिल रहे हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा नाखुश है और फिर यहीं से हान बिन की एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होती है। हान बिन एक लेवल 1 के हेल डॉग के साथ फाइट कर रहा है लेकिन वो हेल डॉग हालांकि वो लेवल 1 का है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लेवल 5 के बराबर है। हान बिन कहता है मैं बहुत ज्यादा गलत था, मुझे लगा था कि मेरा लेवल 1 होने की वजह से हेल डॉग्स का लेवल भी 1 हो जाएगा और उनको मारना आसान होगा, लेकिन असल में मेरे सिस्टम में ग्लिच आने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। इनका लेवल तो मेरे लेवल के बराबर ही रहता है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ के बराबर होती है और इनका साइज भी बढ़ता जा रहा है। हान बिन कहता है मेरा सामना जितने भी हेल डॉग्स के साथ हो रहा है वो सारे के सारे मुझसे साइज में और स्ट्रेंथ में बड़े हैं। हर बार अपनी जान को दांव पे लगाता हूँ उनको मारने के लिए कि मैं फिर से लेवल अप हो सकूं। फिर ऐसे करते करते हान बिन फिर से लेवल 4 तक पहुँच जाता है। जैसे वो लेवल 4 पर पहुँचता है सिस्टम में एरर आता है और वो फिर से लेवल 1 पर डिमोट हो जाता है लेकिन हान बिन हार नहीं मानता, वो फिर से उठ खड़ा होता है और कहता है इस बार ये काम करेगा और हान बिन फिर से लेवल 4 पर पहुंचता है और फिर से एरर आता है और वो फिर से लेवल 1 पर आ जाता है। इसी तरह करते करते 4 बार गुजर जाती है, यानी कि वो 4 बार लेवल 4 पर पहुंचता है और फिर से लेवल 1 पर आ जाता है और फिर इसी तरह करते करते 8 बार गुजर जाती है, 12 बार, 20 बार। फिर उसके पास इतनी ज्यादा विंडोज ओपन होती है कि मुझे भी उन सब की गिनती करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हान बिन बस वहाँ पर चिल्ला रहा होता है लेकिन हर बार जैसे ही वो लेवल 1 पर आता है वो फिर से कोशिश करता है और फिर से फाइट स्टार्ट करता है, क्या पता इस बार उसका लक साथ दे जाए। जैसे ही वो लेवल 4 पर पहुंचता है
उसी वक्त वो फिर से डिमोट हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में एरर आ जाता है। ऐसे करते करते काफी अर्सा गुजर जाता है और इस बार लेवल 1 पर का सामना जिस हेल डॉग के साथ होता है वो एक 3 साल वाला हेल डॉग होता है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे हानबिन की स्ट्रेंथ भी तो साथ ही बढ़ रही है। उसके भी काफी सारे मसल्स वगैरह निकल आए हैं, ताकि उसकी एज नहीं बढ़ रही। हानबिन 3 साल वाले हेल डॉग को मारने के बाद अपनी विंडो को ओपन करता और कहता है, मैंने हार नहीं मानी, पिछले कई सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। हर बार मेरे पास हेल डॉग्स निकलते हैं, मैं उनको मारता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को भी चेक करता रहता हूँ। इस बार हानबिन फिर से लेवल 4 तक पहुँचने वाला है। हानबिन कहता है, मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स में सिर्फ 77 पॉइंट्स रह गए हैं, बहुत ही जल्दी मैं लेवल 5 पर पहुँच जाऊंगा। फिर हानबिन उस हेल डॉग की बॉडी को खींचते हुए कहता है, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि 7 बहुत ज्यादा लकी नंबर होता है, क्या पता इस बार वो एरर ना आए और इस बार मैं लेवल 5 पर पहुँच जाऊँ और मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊँ। हानबिन उस हेल डॉग को खींचते हुए एक बड़े से गड्ढे में फेंक देता है और उस गड्ढे के अंदर दिखाते हैं बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हानबिन ने बहुत सारे हेल डॉग्स को मारा होता है। हानबिन कहता है, मुझे इस जगह पर पूरे 7 साल हो गए हैं। 7 साल से मैं बार बार एक ही काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेल डॉग्स को मारता हूँ, लेकिन मैं फिर से लेवल 5 तक पहुँचने से पहले ही एरर आता है और मैं लेवल 1 पर चला जाता हूँ। हानबिन कहता है, यहाँ पर 7 साल गुजारने से मुझे एक बात तो पता चली है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही। मैं यहाँ पर आया था तब मेरी उम्र 24 साल थी, मेरी उम्र नहीं बढ़ी, हालांकि मेरे मसल्स बढ़ते जा रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर एक रिकवरी का सिस्टम भी रखा गया है। एक पूरे दिन में मेरे जिस्म के ऊपर जितनी भी इंजरीज होती हैं वो सारी खुद ब खुद ही हील हो जाती हैं। हानबिन उस डॉग को नीचे फेंकने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, मेरे लेवल के कम होने से मेरी स्ट्रेंथ कम नहीं होती, हालांकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे कोई भी नया स्किल नहीं मिल रहा, क्योंकि लेवल अप होने पर स्किल मिलता है और लेवल 4 तक सिर्फ 3 स्किल्स थे जो कि मुझे मिल चुके हैं। उसी वक्त दिखाते हैं कि हड्डियों से बना हुआ एक बड़ा सा कंकाल वाला हेल डॉग गड्ढे में से बाहर निकलता है। वो हानबिन पर अटैक करने लगता है। हानबिन पीछे की तरफ देखता और कहता है, मैंने कहा था कि नंबर 7 काफी ज्यादा लकी होता है। लगता है कि ये हेल डॉग खुद बहुत मरने के लिए यहाँ पर आया है। आज तो मैं काफी लकी हूँ, इसको मारने पर मुझे इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, मैं लेवल 5 पर प्रमोट हो सकूं। और फिर हानबिन उस हड्डियों से बने हुए बड़े से हेल डॉग को भी मार देता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, हानबिन अपनी सपनों की दुनिया में होता है। हानबिन अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा होता है। हानबिन कहता है, क्या मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हानबिन कहता है, मुझे मिलिट्री सर्विस से तो निकाल दिया गया है, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए और सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें फिर से बंद करता है, उसी वक्त उसके पास जो विंडो ओपन होती है उसके साथ बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। वो जल्दी से अपने सामने देखता है और कहता है, लगता है कि मेरी बेल बज रही है, इसको ऑफ करना होगा सोने के लिए। अपने सामने देखता है तो विंडो पर लिखा होता है, क्या तुम अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हो। हानबिन जैसे उसे क्लिक करने लगता है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी तक उसी दुनिया में हूँ। हानबिन कहता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो चुके हैं। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हर रोज हेल डॉग्स को मारता हूँ। असल में हानबिन ऊपर एक क्लिफ से एक गड्ढे के अंदर गिर रहा होता है और गिरने के वक्त ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, क्या तुम अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हो। हानबिन गिरने के बाद बिल्कुल सही सलामत होता है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हानबिन कहता है, ऊपर क्लिफ से गिरने से भी मैं मरा नहीं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है, गिरने से पहले मैं लेवल 4 पर था और गिरने के बाद मैं फिर से लेवल 1 पर हूँ। थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू करता है। हानबिन कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। वो अपनी विंडो की तरफ देखता और कहता है, अब बस हो गई, मुझे हार मान लेनी चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहिए। कि इस तरह की जिंदगी गुजारने का कोई मतलब ही नहीं है कि हर बार एरर की वजह से मैं फिर से लेवल 1 पर आ जाता हूँ। उसी वक्त हानबिन को साइड से एक और हेल डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। हानबिन अपनी विंडो को कैंसिल करता है और उस तरफ देखता है और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर पता नहीं कितने ही हेल डॉग्स को मार चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर वाकई में किसी हेल डॉग के हाथों मरने वाला हूँ, तो फिर ठीक है, यहाँ पर एक और हेल डॉग को मार कर ही मरूंगा। और फिर से अपनी तलवार उठाता है और कहता है, इस बार का हेल डॉग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लगता है कि इस हेल डॉग के हाथों में मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, मुझे अभी भी आगे बढ़ना है। चलो फिर अपनी बॉडी के उन पार्ट्स की मान लेते हैं और इस हेल हाउंड को भी मार देते हैं। तो जंप करते हुए उस हेल डॉग के ऊपर अटैक करता है और उसको भी मार देता है। नेक्स्ट सीन काफी सालों के बाद का दिखाया जाता है। हानबिन कहता है, मुझे इतना तो याद है कि आखिरी बार मैंने जब काउंट किया था तो मुझे 10 साल हुए थे और उसके बाद से मैंने दिनों को गिनती करना खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मैं कभी भी लेवल अप नहीं कर सकता। हो सकता है कि 10 साल के बाद अब मुझे यहाँ पर 5 साल और गुजर चुके हैं, यहाँ फिर 7 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि मैंने गिनती नहीं किया। अब मैंने अपने आप को यहीं पर एडजस्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर कुछ वेपन्स बनाता हूँ और मैंने एक हॉबी बना ली है वेपन्स को बनाने की। यहाँ पर मेरे लिए सर्वाइव करना, वो भी बिल्कुल अकेले, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसी जगह पर अकेले सर्वाइव करने से तो आपको पता चलता है कि आप किस काबिल हैं। हानबिन वहाँ पर अपने लिए एक बड़ी सी तलवार बनाता है। हानबिन कहता है, ये तलवार तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मेरे हाथ में बहुत ही परफेक्टली फिट भी हो रही है। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और अपने कंधे पे लटका कर कहता है, अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी रियलिटी है। हानबिन की सोच अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब उसे यहाँ से नहीं निकलना, उसे पता है वो निकल
नहीं सकता। हानबिन कहता है अब जबकि सारी जिंदगी यहीं पे गुजारनी है तो फिर अपनी इसी लाइफ में एडजस्ट हो जाते हैं। हानबिन कहता है यहाँ पर सिर्फ पत्थर हैं, तो पत्थरों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इन हेल डॉग्स की हड्डियों से अपने लिए घर बना लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ न कुछ काम है। अपने घर से बाहर निकलता और कहता है आज का वेदर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही वो कहता है यहाँ पर तो आसमान हमेशा ही सुर्ख रंग का रहता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वेदर अच्छा है या बुरा है, क्योंकि यहाँ का वेदर कभी चेंज ही नहीं होता। हानबिन कहता है अब मैं बिल्कुल एक महात्मा साधु बन चुका हूँ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहा, तो मुझे पता है कि यही मेरी लाइफ है। उसी वक्त एक बड़ा सा हेल डॉग निकलता है और उसके घर के ऊपर अपना पंजा मारकर उसके घर को तोड़ देता है। इस बार के हेल डॉग का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, सिर्फ अपने एक ही हाथ से उसके पूरे पूरे घर को तोड़ देता है। हानबिन जो कि थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो एक साधु बन चुका है और उसके अंदर गुस्सा नहीं रहा, इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हेल डॉग उसके घर को तोड़ने के बाद अपने पंजे को आगे की तरफ घुमाता है, हानबिन को उसके साथ स्वाइप करने लगता है, लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं हानबिन अपनी तलवार को निकालता है, उस हेल डॉग का बड़ा सा हाथ कट जाता है। ये देखकर तो हेल डॉग भी चिल्लाना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है। हानबिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस घर को बनाने में मुझे कितना अरसा लगा? मुझे 3 साल लगे इस घर को बनाने में, तुमने सिर्फ एक ही स्मैश में मेरे इस घर को तोड़ डाला। मुझे ये भी पता है कि मेरा पहला घर बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है, तुम्हारी हड्डियों के साथ मैं एक बहुत बड़ा पैलेस बनाऊंगा। हानबिन क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, हेल डॉग काफी ज्यादा डर जाता है, डरने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार जो हेल डॉग है उसके पंख भी हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। हानबिन कहता है मेरी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ इन सारे हेल डॉग्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हर बार इनके पास कोई ना कोई नई ट्रिक होती है, लेकिन इन सभी को इतने बड़े साइज के साथ हराना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इतने सालों तक इन सभी के साथ फाइट करने के बाद मुझे पता है कि इनका फाइटिंग पैटर्न क्या है। सिर्फ एक ही पैटर्न के साथ मेरे ऊपर अटैक करते हैं। सबसे पहले जब मेरे ऊपर अटैक करते हैं, जब मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ उसके बाद ये अपना एक स्पेशल मूव यूज करते हैं। वो हेल डॉग हवा में चला जाता है और वहाँ से अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर बॉल निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है। ये उस हेल डॉग का अल्टीमेट मूव है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे हेल डॉग इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हेल डॉग तो अब एक ड्रैगन बन चुका है, इसके पंख भी निकल चुके हैं और इसके मुंह से फायर निकलती है। हानबिन कहता है तुम फाइनली अपनी अल्टीमेट मूव को यूज कर रहे हो, लेकिन तुमने थोड़ा जल्दी इसको यूज कर दिया। हेल डॉग अपने फायर अटैक के साथ हानबिन के ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक डायरेक्टली हानबिन के ऊपर हिट करता है। हेल डॉग भी अटैक करने के बाद नीचे उतर आता है, उसे लगता है कि उसने उसको हाक बना दिया है अपने अटैक के साथ, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि हानबिन उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उसने सिर्फ अपने बाजू को सामने करते हुए अपनी बॉडी के साथ ही उसके फायर अटैक को ब्लॉक किया होता है। हानबिन कहता है इस तरह के फायर बॉल अटैक को डॉज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है मुझे इसे डॉज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपनी स्किन के साथ इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। लेकिन उस फायर अटैक की वजह से हानबिन के थोड़े से बाल जल जाते हैं। हानबिन उस हेल डॉग से कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसी भी बार्बर की शॉप नहीं है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को जलाने की? हानबिन कहता है जैसे इसको लगता है कि इसके फायर अटैक की वजह से सामने वाले एनिमी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, साथ ही अपने सेकंड अल्टीमेट मूव को रिलीज करता है। तो इसका सेकंड अटैक हमेशा ही थंडरबोल्ट्स, लाइट और फायर मैजिक होता है। जितने भी हेल डॉग्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे मैजिक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई नया स्किल क्यों नहीं मिल रहा? हानबिन कहता है सारे थंडरबोल्ट्स के साथ हिट होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है, हालांकि मैं मरता तो नहीं हूँ, लेकिन इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर दंसाता है और वहीं से जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालता है और अपने सामने रखते हुए उसको ब्लॉक कर लेता है। तो सारे के सारे थंडरबोल्ट्स और मैजिक और फायर अटैक्स उस बड़े से टुकड़े के साथ टकराते हैं। जब वो अपने अटैक को खत्म करता है, हानबिन अपनी उसी दीवार को तोड़ते हुए सामने निकलता है और जंप करते हुए अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाता है, उस हेल डॉग का गला काट देता है। लेकिन इस बार जब वो दिखा रहा है, वो जैसे अपनी बड़ी तलवार को घुमाकर उसके सर पे अटैक करने लगता है, तो सिर्फ उसके एक नाखून को ही काट पाता है, क्योंकि हेल डॉग का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। हेल डॉग भी पहले काफी ज्यादा डरा होता है कि वो उसका गला काटने वाला है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी तलवारबाजी की स्किल काफी ज्यादा बुरे हैं, वो नीचे गिरने वाला है, वो अपना मुंह खोलता है और उसको खाने लगता है। हानबिन उसके मुंह के अंदर गिरते हुए कहता है मुझे तलवार को यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी सिस्टम ने मुझे मेरे हाथ में एक तलवार पकड़ा दी है। हानबिन गिरते ही उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्योंकि ज्यादा है, इसी वजह से वो डॉग पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद हानबिन कहता है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने लेवल अप करना स्टार्ट किया है, मेरे पास सिर्फ 3 स्किल्स हैं और उन्हीं 3 स्किल्स को मैं पता नहीं 10,000 बार यूज कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इन तीनों स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। वो तीनों स्किल्स को यूज करता है। सबसे पहले स्टैब, साइड स्लैश, वर्टिकल स्लैश को यूज करते हुए उस बड़े से हेल डॉग को मार देता है। हानबिन कहता है मैंने इन तीनों स्किल्स को सिर्फ एक ही स्किल में कंबाइन कर लिया है, और जब भी मैं इन तीनों स्किल्स को एक साथ यूज करता हूँ, एक कॉम्बो अटैक करता हूँ, तो मेरे सामने वाला हेल डॉग लाजमी तौर पर मारा जाता है। हानबिन कहता है हालांकि ये एक रियल स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको यूज करता हूँ, कोई भी मॉन्स्टर ऐसा नहीं है जो कि इस अटैक के बाद सर्वाइव कर सके। हानबिन उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के बाद
हंसना शुरू करता है और कहता है लगता है कि मैंने एक और दिन यहाँ पर सरवाइव कर लिया है। जबकि सेम उसी वक्त उस बंदे का सीन भी दिखाते हैं जिसने इसको यहाँ पर भेजा है थैला रैतना में। वो हान बिन की प्रोफाइल को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है और उसे पता चलता है कि थैला रैतना के अंदर अभी भी एक बंदा है जो कि लॉग इन है। वो उसकी शक्ल देखकर कहता है लगता है कि इस लड़के को मैं पहचानता हूँ, ये तो वही लड़का है जिसके सिस्टम के अंदर एरर आ गया था, लेकिन ये अभी तक थैला रैतना में क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में देखता है कि ये इस वक्त थैला रैतना में है, बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी 5th जनरेशन इस वक्त जैरन रैतना में है, कि हमारी 4th जनरेशन इस वक्त रोहा रैतना में है। ये लड़का तो हमारी 3rd जनरेशन में था क्योंकि हम लोगों ने 3rd जनरेशन को थैला रैतना में बेचा था। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है तो इसका मतलब इस लड़के को थैला रैतना में 22 साल हो गए हैं, पिछले 22 साल से उसी दुनिया में फंसा हुआ है। फिर वो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, अगर उस बंदे को पता चल गया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे उस सिस्टम एरर की वजह से, ये लड़का वहीं पर फंसा हुआ है पिछले 22 साल से, वो तो मुझे मार डालेगा। मैं इस लड़के को यहाँ पर मार भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इसको मारूंगा तभी उसको पता चल जाएगा। फिर वो अपने मेन सिस्टम में उसकी विंडो को ओपन करता है, उसकी स्टैट्स वाली विंडो को, और सिस्टम में देखता है तो उसका लेवल 4 होता है। कहता है आखिर ये लड़का लेवल 4 होने के बावजूद रॉक माउंटेन में अभी तक जिंदा कैसे है, पिछले 22 साल से इसने सर्वाइव कैसे किया, ऊपर से इसके सारे के सारे स्टैट्स पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो बंदा कहता है लगता है कि मुझे इस लड़के को दूसरी दुनिया में भेजना ही पड़ेगा। और उसके बाद हान बिन का सीन दिखाते हैं। हान बिन कहता है एक सेकंड पहले मेरे सामने सुरख रंग का स्काई था जो कि हमेशा मेरे सामने होता है पिछले कई सालों से, लेकिन अब अचानक मेरे सामने नीले रंग का स्काई है और साथ ही मेरे सामने एक जंगल है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो अभी तक एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे, यानी कि मैं लेवल 5 तक पहुंचने के करीब भी नहीं था। कैसा कैसे हो गया, मैं इस जंगल में कैसे आ गया हूँ। हान बिन उस नई दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। हान बिन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी उस पत्थरों वाली दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में आ गया हूँ। इस वक्त हान बिन जिस जंगल के अंदर है उसका नाम साथे फॉरेस्ट है, इसी जगह रैथिना कॉन्टिनेंट के अंदर है। हान बिन की वो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पर जाने के बाद उसने फाइनल फाइट करनी थी। हान बिन ऊपर से गिरने के बाद सीधा पानी के अंदर जाता है क्योंकि हान बिन ने पूरे 22 साल के बाद पानी को देखा है। वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है सारी नई चीजें देखकर। उस पानी में नहाने के बाद हान बिन खड़ा होता है और कहता है मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है, कम से कम उस पत्थरों वाली जगह से ये वाली जगह बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जंगल है और खाने का भी बहुत कुछ होगा। साथ ही हान बिन अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है जैसे मैं इस जगह पर आया हूँ उसी वक्त मेरा लेवल 5 हो गया है और साथ ही मुझे एक नया स्किल भी मिला है जिसका नाम लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। साथ ही हान बिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो रैथिना कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लेवल 20 होने के बाद ही मैं आ सकता था, मैं लेवल 5 के साथ यहाँ पर कैसे आ गया। हान बिन अपने सिस्टम से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर कैसे आया, और उसी वक्त फिर से उसके पास एरर आता है और सिस्टम उसे कुछ भी नहीं बताता। हान बिन कहता है सिस्टम में तो फिर से एरर आ गया, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात इससे पूछने लगो इसमें एरर आ जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो लास्ट टाइम भी इसने मुझे नहीं बताया था कि रैथिना कॉन्टिनेंट में जाने के बाद मुझे किससे फाइट करनी है। और उसी वक्त उसके पास एक नई विंडो ओपन होती है। हान बिन कहता है पहले कभी मैंने इस विंडो को नहीं देखा और उसके ऊपर लिखा होता है तुम्हारा फाइनल मिशन क्या है। हान बिन का फाइनल मिशन ये होता है कि रैथिना कॉन्टिनेंट में 6 गॉडेसेस हैं, उन 6 में से एक को मारना है। साथ ही नेक्स्ट विंडो में उसे रिवार्ड्स के बारे में बताया जाता है कि अगर हान बिन 6 में से एक गॉडेस को मार देता है तो उसको 3 रिवार्ड मिलेंगे। सबसे पहले उसे जवानी मिलेगी, यानी कि वो हमेशा के लिए जवान रहेगा, वो कभी भी मरेगा नहीं, उसे इमॉर्टैलिटी मिलेगी। दूसरा इनाम उसका ये होगा कि उसे प्लेनेट अर्थ पर वापस भेज दिया जाएगा और उसके स्टैट्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को अपनी दुनिया में भी इस्तेमाल कर सकेगा। और तीसरे नंबर पर उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। और फिर उसके पास तीसरी विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है तुम्हें इन बातों को ज़हन में रखना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो। सेकंड टास्क तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें आनपोरा सिटी में जाना है जहाँ पर एक हंटर गिल्ड है, उसको ज्वाइन करो। हान बिन अभी वहीं पानी में खड़ा अपनी विंडोज की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त क्लिफ के ऊपर एक बड़ा सा ड्रैगन आता है। असल में ये ड्रैगन नहीं है, ये एक विवरियन है जो कि ड्रैगन टाइप का ही होता है और वो विवरियन भी ड्रैगन बनने का नाटक कर रहा है। वो वहाँ पर खड़े होकर एक जोरदार रोर लगाता है। हान बिन उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे मारता है कि उसे लगा है कि उसकी तलवार उसकी बॉडी के पीछे ही है। हान बिन कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो पहला मॉन्स्टर आया है वो एक ड्रैगन है, जबकि मैंने अभी तक सिर्फ हेल डॉग्स के साथ ही फाइट की है। वो ड्रैगन भी गुस्से के साथ उसे कहता है तुम घटिया इंसान कहीं के जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के अंदर एंटर होने की, और ऊपर से तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर बिना किसी वेपन के मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो। हान बिन अपनी बैग पर देखता है तो उसकी तलवार उसकी बैग पर नहीं होती, पीछे की तरफ देखता है तो उसकी तलवार पानी के अंदर गिरी पड़ी होती है। हान बिन कहता है मुझे जल्दी से अपनी तलवार को उठाना होगा वरना ये ड्रैगन तो मुझे खा जाएगा। फिर वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर अपनी ड्रैगन ब्रेथ को रेडी करता है। हान बिन कहता है बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास तलवार उठाने का टाइम नहीं है। वो ड्रैगन अपने मुंह से ब्लू कलर की फायर निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि हान बिन साइड से होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है मुझे अपने पंचेस को ही यूज
करना पड़ेगा। हानबिन उसके बॉस तक करीब पहुंच जाता है और उसे पंच मारने लगता है, जबकि वो ड्रैगन उसके लेवल को देख लेता है कि इसका लेवल सिर्फ 5 है। वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है आज ये अपने पंच से क्या कर लेगा। ड्रैगन अभी वहीं पर खड़ा हंस ही रहा होता है कि हानबिन का पंच उसके मुंह पर लगता है और वो चीख मारते हुए उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। हानबिन भी उस ड्रैगन को पंच मारने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो सिर्फ एक ही पंच के साथ एक ड्रैगन को हरा सकता है। फिर हानबिन अपनी तलवार उठाता है और उस ड्रैगन के पास चला जाता है। वो ड्रैगन रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे मत मारना, और साथ ही वो अपनी कहानी सुनाता है और इसकी कहानी काफी ज्यादा मजेदार है। वो ड्रैगन अपनी कहानी खुद ही सुना रहा है। वो ड्रैगन कहता है बहुत ही पहले की बात है, एक्सरोड किंगडम के अंदर स्काई ड्रैगन नाइट्स के साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट ड्रैगन रहा करता था। सॉरी, ये ड्रैगन एक लड़की है। वो ड्रैगन कहती है उस ब्रिलियंट ड्रैगन का नाम एफियर था और एफियर बहुत ही ग्रेट ड्रैगन थी, इसलिए सारे के सारे नाइट्स उसकी बहुत ज्यादा हिदमत किया करते थे। वो उसे खाने को बहुत कुछ देते थे और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एफियर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। वहाँ पर एक किंग का बच्चा आया जो कि एक प्रिंस था। हालांकि वो बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश था। उसने जैसी एफियर को देखा तो उसने कहा कि उसे भी इस एफियर के ऊपर बैठकर झूला लेना है। उसने रोना शुरू कर दिया। एफियर के नाइट जो कि उसके ऊपर राइड किया करता था, उसने उसको बैठने की इजाजत दे दी। लेकिन एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर सफर करना कोई आसान काम नहीं है। वो ड्रैगन यानी कि एफियर ने उस प्रिंस को अपने ऊपर बिठाया और हवा में चली गई। लेकिन रास्ते में वो प्रिंस वहाँ से नीचे गिर गया और गिरने के साथ ही मर गया। उस बेचारी ड्रैगन का जो नाइट था जो कि उसको राइड किया करता था, उसको सजाए मौत दी गई। बाकी के सारे नाइट्स उस ड्रैगन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसको सजाए मौत से बचाने के लिए रात के अंधेरे में वहाँ से भगा दिया। उस बेचारी ड्रैगन के पास इस पूरी दुनिया में अब कोई भी नहीं था जो उसे प्यार करता। वो बहुत ज्यादा अकेली रह गई थी। वो इस जंगल में आ गई यानी कि साथे फॉरेस्ट में। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद उसके पास अफसोस करने का जरा भी टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अचानक कहीं से दूसरी दुनिया से आए हुए वॉरियर्स आना शुरू हो गए। वो यहाँ पर आकर हम जैसे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं ताकि उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सके। लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा ट्रेन थी, क्योंकि वो नाइट्स के साथ रही थी, इसलिए उसे फाइटिंग करना आती थी। उसका सामना एक दूसरी दुनिया से आए हुए प्लेयर के साथ हुआ, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। उसने जान से नहीं मारा, उसने उसकी जान बख्श दी, क्योंकि हमारी वो बेचारी ड्रैगन बहुत ज्यादा शरीफ और अच्छी थी और वो इंसानों से प्यार करती थी। लेकिन यही बात उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। उसने जिस वॉरियर को जिंदा छोड़ दिया था, वो कुछ दिन के बाद अपने साथ और भी ज्यादा दूसरी दुनिया के इंसानों को लेकर आया और उन सभी ने मिलकर बेचारी ड्रैगन को बहुत ज्यादा पीटा। और यहीं पर उस ड्रैगन ने सोचा इन सभी इंसानों को जिंदा छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, मुझे इन सभी को मारना होगा ताकि मैं अपने आप को जिंदा रख सकूं। और उसके बाद बेचारी ड्रैगन यानी कि मैंने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है, मुझे उनके साथ फाइट करना पड़ती है और उन्हें मारना पड़ता है, इसलिए तुम्हें देखती मैंने अटैक कर दिया। साथ ही वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है और मैं एक ड्रैगन नहीं हूँ, एक विवरेन हूँ जो कि अपने लेवल 27 पर हूँ। क्या तुम्हें ड्रैगन और विवरेन में फर्क पता है? ड्रैगन की 4 टांगे होती हैं और उसके पंख उसकी कमर पर होते हैं, जबकि एक विवरेन की सिर्फ 2 ही टांगे होती हैं और उसके सामने वाली टांगों की जगह पर उसके पंख होते हैं। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। हानबिन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे ये सब कुछ जानने में दिलचस्पी नहीं है कि तुम एक ड्रैगन हो या विवरेन हो। मुझे ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ? आइफर रोते हुए उसे कहती है ऐसे मैं किसी को देखकर नहीं बता सकती कि वो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है या नहीं। एक बार मैं तुम्हें मार देती तो उसके बाद तुम्हारी बॉडी गायब हो जाती। कि जितने भी दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान होते हैं उनको मारने के बाद उनकी बॉडीज गायब हो जाती हैं। ऊपर से रेथना के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे साथे फॉरेस्ट में नहीं आते। हानबिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि इसने सिर्फ गैस किया होगा कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। अगर इसने गैस किया है तो इसका मतलब कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ या फिर यहाँ का रहने वाला हूँ। कि हमारी अपीयरेंस भी इनके इंसानों जैसी ही होगी। आइफर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और रोते हुए हानबिन के सामने बैठी होती है। हानबिन आइफर से कहता है क्या ये वाकई में साथे फॉरेस्ट है जो कि ग्रेलुट किंगडम में है? हम लोग इस वक्त रेथिना कॉन्टिनेंट में हैं। आइफर उसे कहती है तुम इसको ग्रेलुटे किंगडम भी कह सकते हो, लेकिन अब इस किंगडम को ग्रेलुटे किंगडम कोई भी नहीं कहता। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको एक्सॉर्ड किंगडम कहते हैं कि बहुत साल पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हानबिन कहता है लगता है कि मेरे सिस्टम को अभी तक अपडेट नहीं किया गया, मेरे पास सारे के सारे पुराने नाम चले आ रहे हैं। आइफर हानबिन से कहती है प्लीज मुझे मारना मत, मैंने तुम पर इसलिए अटैक किया था, मुझे लगा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लेवल लो है। हानबिन उसे कहता है तो तुमने मेरे ऊपर अटैक ही क्यों किया था? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम हमारे इंसानों के ऊपर अटैक क्यों करती हो जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं? जब कहीं कोने में जाकर छुप क्यों नहीं जाती? आइफर उसे कहती है वो इसलिए क्योंकि तुम लोग एक दूसरी दुनिया से आए हुए डीमन हो। डीमन की बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने डीमन किसको कहा? आइफर उसे कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमारी गॉडेस ने ऐसा कहा। हमारी गॉडेस कहती है कि तुम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हो। हानबिन उसे कहता है मुझे अपनी गॉडेस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ। आइफर उसे कहती है दूसरी दुनिया के जो डीमंस हैं वो 40 साल पहले यहाँ पर हमारे रेथना कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुए थे। स्टोरी सुनाते ही साथ ही वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, क्या मैं अपने घर वापस जाकर अपने चेहरे पर थोड़ी सी ऑइंटमेंट लगा सकती हूँ? हानबिन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम जानबूझकर ये सारी बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी। अगर
अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारे दूसरी साइड पर भी पंच मारूंगा। फिर हानबिन उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है अपनी तलवार पकड़कर और उससे कहता है अगर दोबारा तुमने इस तरह का कोई मजाक किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करो। आइफर उसे कहती है 40 साल पहले जब यहाँ पर दूसरी दुनिया के डीमंस आना स्टार्ट हुए, वो सारे के सारे इंसान हमारे रेथनियंस के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला क्योंकि दूसरी दुनिया से आए हुए इंसानों ने हमारे रेथनियंस को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मारने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ में उनका लेवल बढ़ता है। जितने ज्यादा पावरफुल इंसान जहाँ पर आते थे वो आपस में ग्रुप्स बना लेते थे और इन सारे के सारे ग्रुप्स का मकसद सिर्फ एक ही होता था कि हमारी गॉडेस को मारना है। दूसरी दुनिया से आए हुए सारे के सारे इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल इसलिए भी हैं क्योंकि जहाँ पर आकर वो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं या फिर जितने ज्यादा रेथनियंस को मारते हैं उनका लेवल बढ़ता जाता है और लेवल बढ़ने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेथना कॉन्टिनेंट में आने के बाद सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो हमारी गॉडेस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब इनके ग्रुप का लीडर ऐसा बंदा हो जिसका लेवल 100 हो, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, इवन के गॉडेस भी उससे अपने आप को नहीं बचा सकती। इसीलिए हमारी गॉडेस ने यह फैसला किया इससे पहले कि वो सभी लोग लेवल 100 तक पहुँचे, सभी को देखते ही मार दिया जाए। ये सारे के सारे दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं। हमारे यहाँ पर रेथना कॉन्टिनेंट में 4 बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से एक का नाम है बैरोल द स्वर्ड किंग, ज़ेनोविया द आर्चमेज, कैरहान द टेरिबल। चौथी हीरो का नाम है हुलियन जो कि लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकती है। हमारे रेथना कॉन्टिनेंट में ये 4 बड़े हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग दूसरी दुनिया के इन डीमंस को देखते ही उसी वक्त मार डालते हैं कि हमारे रेथना कॉन्टिनेंट में 6 गॉडेसेस हैं और उन सभी ने मिलकर फैसला किया ये सारे के सारे इंसान जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं इन सभी का डीमन गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये यहाँ पर हमें मारने के लिए आ रहे हैं। ये इन्हें जहाँ पर भी देखा जाए वहीं पर इन सभी को मार दिया जाए। हानबिन उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि आइफर भी उसकी तरफ देखकर काफी डर जाती है। हानबिन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ? अपने घर में बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था, उसी वक्त किसी ने मुझे किडनैप किया और इस दुनिया के अंदर बेच दिया। पिछले 22 साल से मैं एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जहाँ पर ना पानी था और ना कुछ खाने को। मैं हेल डॉग्स का गोश्त खा रहा था और अब जबकि फाइनली 20 साल के बाद मैं उस जगह से बाहर निकला हूँ और तुम कह रही हो कि यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ, पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लग जाएगा। हानबिन कहता है ये सब कुछ 40 साल पहले स्टार्ट हुआ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है। ये गॉडेसेस वाकई में इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा स्केरी है कि ये हम सभी को मार सकती है। हानबिन अपनी तलवार निकालता और कहता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इन सारी गॉडेसेस के जूते ही क्यों ना उठाने पड़े, इन गॉडेसेस के साथ मिलकर उस डीमन गॉड को मार डालूंगा जिस कमीने ने मुझे यहाँ पर भेजा है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए। उस डीमन गॉड को मारने के बाद मैं अपने प्लेनेट अर्थ पर अपने घर में जिंदा वापस जाऊंगा। और साथ ही वो आइफर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि भी तुम्ही ने तो मुझे बताया कि यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना, तो सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। आइफर उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मुझे पहले से पता था कि ये एक इंसान नहीं, ये एक डीमन है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मुझे मार डालेगा। आइफर उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल आम विवरण की तरह जिंदगी गुजारूंगी और कभी भी दोबारा बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोल भी सकती हूँ। और साथ ही नेक्स्ट सीन में विवरण के जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। आपको लगा होगा कि उसने विवरण को मार दिया है, यानी आइफर को मार दिया है, लेकिन उसने आइफर को नहीं मारा। नेक्स्ट सीन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। हानबिन आइफर के बताए हुए रास्ते के मुताबिक साथे फॉरेस्ट से बाहर निकल आता है और उसे सामने बड़ी सी दीवार नजर आती है। आइफर ने उसे बताया था तुम जैसे ही साथे फॉरेस्ट से बाहर निकलोगे तो सामने तुम्हें एक बड़ी सी दीवार नजर आएगी, वो आनपोरा सिटी की दीवार है। आनपोरा सिटी एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। आनपोरा सिटी के इर्द गिर्द 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पर साथे फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ आइफन प्लेन्स डंजन है। इस साथे फॉरेस्ट में और उस डंजन में कोई भी नहीं जाता। ये दोनों जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली मॉन्स्टर्स अपीयर होते रहते हैं। आनपोरा सिटी में एक काम सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक हंटर गिल्ड बनाया गया है। वो सारे हंटर गिल्ड को ज्वाइन करते हैं और हंटर बनने के बाद इन मॉन्स्टर्स को मारते हैं और इनके अंदर से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही आनपोरा सिटी के आनपोरेस हंटर गिल्ड का दिखाया जाता है। आइफर उसे कहती है यहाँ पर इस सिटी में ज्यादातर लोग वही आते हैं जो कि एक हंटर बनना चाहते हैं या फिर वो लोग आते हैं जो पहले से एक हंटर होते हैं। और यहीं पर आनपोरेस हंटर गिल्ड की मैनेजर को भी दिखाया जाता है। ये पीले बालों वाली लड़की किसी के साथ बहस कर रही है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो अंदर आता है। फिर हानबिन से कहती है लेकिन बहुत ज्यादा होशियार रहना क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हंटर और हंटर बनने के लिए लोग नहीं जाते बल्कि वहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस भी जाते हैं। हानबिन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है वो सारे के सारे लोग जो कि उस गिल्ड के अंदर बैठे होते हैं वो उसे
देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हानबिन की मसल्स और बॉडी शॉडी काफी अच्छी है। सारे उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन है, हमने इसे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या ये दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई डीमन है या फिर ये कोई हंटर है जो कि किसी दूसरे गिल्ड से यहाँ पर आया है। हानबिन सीधा हंटर गिल्ड के मैनेजर के पास जाता है। वो बंदा जो कि उसके साथ बहस कर रहा था वो हानबिन से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग बिजी हैं। लेकिन जैसे वो हानबिन की बॉडी शॉडी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद ही साइड पर हो जाता है। मैनेजर उसे कहती है वेलकम हंटर सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं आपको नहीं जानती, क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? हानबिन उस लड़की से कहता है मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। हानबिन जो कि उस मैनेजर के पास खड़ा है, बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने वेपन्स के ऊपर हाथ रख के खड़े होते हैं कि जैसे उन्हें पता चलेगा कि जो एक दूसरी दुनिया का डीमन है वो सारे उठकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और यहीं पर हानबिन एक बैकफ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर हानबिन साइफर से कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। पर उसे कहती है तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए? हानबिन उसे कहता है हालांकि मेरी अपीयरेंस आनपोरस के लोगों के जैसी ही है, देखकर मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए होंगे उन सभी के साथ घुलने मिलने के लिए। साइफर उसे कहती है अगर मैं तुम्हें अपने कपड़े दे भी देती हूँ तो उसके बाद भी तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगी? हानबिन उसे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प तो करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तुम भी एक वांटेड हो। अगर तुम आनपोरस सिटी में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताना चाहोगी तो वो तुम्हें पहले ही मार डालेंगे, तुम एक मॉन्स्टर हो, इसलिए तुम वहाँ पर तो जाने से रही, चुपचाप मेरी हेल्प ही कर दो। और ऊपर से पिछले 20 साल से मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइफर उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। यहीं पर उसे एक बैकग्राउंड सीन याद आता है। वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, वो सारे नाइट्स उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, वो सारे स्काई ड्रैगन नाइट्स जो कि उसके साथ रहा करते थे। साइफर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और साथ ही वो अपना खजाना निकाल कर उसके सामने रख देती है, के अंदर कुछ कपड़े भी होते हैं। साइफर उसे कहती है पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। हानबिन उसके सामने खड़ा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। साइफर उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम साइड पर जाकर अपने कपड़े नहीं उतार सकते? हानबिन हैरान होकर उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। फिर उसे कहती है तो तुम्हें मेरे सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? हानबिन उसे कहता है लेकिन तुमने भी तो कपड़े नहीं पहने हुए और वैसे भी तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्या तुम मॉन्स्टर्स को भी हम इंसानों को देखकर शर्म आती है? साइफर उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। हानबिन कहता है तुमने जो कोट मुझे दिया है ये तो बहुत ही छोटा है, लगता है मुझे इसके बाजू काटने पड़ेंगे। वो उस कोट को पहन लेता है। साइफर हानबिन को वहीं पर बिठा लेती है और सामने दीवार के ऊपर चौक के साथ लिख रही होती है। पिक्चर्स बनाकर उसे कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में कॉमन सेंस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े मत उतारना। हानबिन उसे कहता है ये बात तो मुझे पहले से पता थी, मुझे ये बताओ कि मैं गॉडेसेस से कैसे मिल सकता हूँ? साइफर उसे कहती है कोई भी गॉडेस किसी को भी नहीं मिलती, रेथिना कॉन्टिनेंट में जितने भी आम लोग हैं उन सभी का तो उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है, गॉडेस कभी भी उन सब से नहीं मिलती। अगर तुम एक गॉडेस से मिलना चाहते हो तुम्हें इन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना पड़ेगा या फिर तुम्हें कोई बहुत ही महान काम करना पड़ेगा। इसके बारे में गॉडेस को पता चलेगा, गॉडेस तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने पास बुलाएगी। उन 4 हीरोज में से एक हीरो बनना तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा सेफ तरीका तुम्हारे लिए यही है कि तुम एक हंटर बन जाओ। हंटर बनने के बाद डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारोगे। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं कि डंजन्स के अंदर होते हैं, इन सभी को डीमन गॉड आर्मफोलिस ने बनाया है। अगर तुम इन मॉन्स्टर्स को मारते हो तो गॉडेस तुमसे मिलेगी। हानबिन उसके सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है हाँ मेरी गाइडलाइंस में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, गॉडेस से मिलने के लिए मुझे पहले हंटर गिल्ड में रजिस्टर होना पड़ेगा। साइफर उसे कहती है कौन सी गाइडलाइंस? हानबिन उसे इशारा करते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई विंडो नजर नहीं आ रही? साइफर उसे कहती है नहीं मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हानबिन सोच रहा होता है लगता है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ये सिस्टम सिर्फ मेरे पास है, यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए सारे इंसान सिर्फ इस सिस्टम को देख सकते हैं, थीनियंस इसको नहीं देख सकते। हानबिन कहता है लेकिन मेरे सिस्टम में तो पहले से एरर है, इसलिए मैं अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता। साइफर उसे कहती है मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, कौन सा एरर है सिस्टम में, मुझे भी तो बताओ तुम्हारा सिस्टम क्या कह रहा है। और हानबिन उसे अपने सिस्टम के बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट सीन फिर से आनपोरस गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लास्ट टाइम अपने आप को हंटर के लिए रजिस्टर करवाने के लिए गया था। लेकिन हानबिन जैसे उस आनपोरस गिल्ड के अंदर गया था वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तो वहाँ पर नॉर्मली इतने ज्यादा पावरफुल लोग नहीं आते, तो सारे इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है, इसलिए वो सारे के सारे अपने वेपन्स को भी रेडी कर लेते हैं। और साथ साथ एक बैकग्राउंड सीन भी चल रहा होता है जबकि साइफर उसे सारी डिटेल्स बता रही होती है कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, कि तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया के जितने भी इंसान होते हैं वो अपने सिस्टम की बात मानने के बाद सीधे वहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे कहते हैं तो उनका लेवल हाई होने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं यानी रेथेनियंस, उनको पता चल जाता है कि ये दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस हैं और वो उनको वहीं पर मार देते हैं। उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए साइफर उसके बाल काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहती है तुम्हारे बाल तो काट ही नहीं हो रहे। हानबिन उसे कहता है लगता है मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से मेरे बालों में भी पावर आ गई है। हानबिन सीधा जाकर आनपोरस गिल्ड की मैनेजर के सामने खड़ा हो जाता है। हानबिन
कहता है मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। यहाँ पर हानबिन ने अपना एक नया नाम रखा है जो कि एरिक गैरून है, और मैं भी आपसे हानबिन को एरिक ही कहूंगा। मैनेजर अपने पास से पेपर के ऊपर उसका नाम लिख रही होती है, वो उसका नाम लिखती है एरिक गैरून, और साथ ही वो जहाँ से आया है वो भी लिखती है। कहती है तुमने कहा है कि तुम नॉर्थ कैम्बुल सिटी से आए हो। एरिक उसे कहता है हाँ मैं वहीं से आया हूँ। साथ ही वो मैनेजर की तरफ देख रहा होता है और कहता है लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, इसको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ से नहीं आया। मैनेजर आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है हम तुम्हें वेलकम कहते हैं अपने आनपोरस गिल्ड में। इस बात से एरिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आइफर ने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, क्योंकि एरिक के पास जो सिस्टम है उसने कहा था कि उनको जाकर ये बताना कि वो बैकवुड से आया है। लेकिन आइफर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारा सिस्टम कह रहा है कि वहाँ पर जाकर बताना कि तुम बैकवुड से आए हो, लेकिन तुम तो एक हंटर हो ही नहीं, तो तुम बैकवुड में कहाँ पर चले गए? इसलिए ये वाली बात वहाँ पर जाकर मत करना, वरना उन सभी को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। तुम्हें बस वहाँ पर जाकर कहना है कि तुम नॉर्थ कैम्बुल सिटी से आए हो। गिल्ड की मैनेजर उससे कहती है क्या तुम किसी दूसरे गिल्ड से हो और यहाँ पर हमारे गिल्ड में ट्रांसफर होना चाहते हो? एरिक उसे कहता है नहीं। लड़की उसे कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एरिक उसे कहता है मैं यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया हूँ। ऐसे बाकी सारे ये बात सुनते हैं कि यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आया है, तो वो सारे के सारे अपनी तलवारों पे हाथ रख लेते हैं, जबकि मैनेजर भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम अभी तक एक हंटर नहीं हो, तुम यहाँ पर एक हंटर बनने के लिए आए हो। साथ ही वो बड़े सस्पिशियस से लुक के साथ उसको देखने लग जाती है, जबकि बाकी के सारे भी घबराए हुए होते हैं। वो सारे यही सोच रहे होते हैं इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज है, इसके मसल्स काफी ज्यादा टफ है। को देखकर तो ऐसे ही लगता है ये कि दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है, क्योंकि ये अभी तक एक हंटर नहीं बना और ये यहाँ पर हंटर बनने के लिए आया है। एरिक भी अपने आसपास देखता और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, इनकी बॉडी से मर्डर सोरा क्यों निकल रहा है, जैसे कि ये सारे मुझे मारना चाहते हैं। अचानक यहाँ पर शांति छा गई है और सारे मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया है। मैनेजर लड़की एरिक से कहती है तुम्हें इस मेयरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखना होगा, हम तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे। जबकि एरिक सोच रहा होता है क्या मुझे इन सभी के साथ फाइट करना पड़ेगी, लेकिन साथ ही वो कहता है अभी तक इनमें से किसी ने मेरे पर अटैक नहीं किया, इसका मतलब तो यही है कि इन सभी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में कंफर्म नहीं है। मैनेजर लड़कियों से कहती है तो जल्दी से इस मेयरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखो, हम तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को देखने के बाद ही तुम्हें एक हंटर लाइसेंस जारी करेंगे। जबकि बाकी के सभी भी इसे घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि मेयरिंग स्टोन पर हाथ रखने से ये बात साबित हो जाएगी कि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ डीमन है या फिर नहीं। एरिक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आज ये मेयरिंग स्टोन क्या करता है, क्या इसके ऊपर हाथ रखने से इस बात का पता तो नहीं चल जाएगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ? अगर इस मेयरिंग स्टोन ने बता दिया मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो मैं कभी भी गॉडेस से नहीं मिल पाऊंगा। वह दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो इसका मतलब भी तो यही है कि ये सभी मुझे यही समझेंगे कि मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ वॉरियर हूँ और ये सारे मेरे पीछे लग जाएंगे और मेरे पर अटैक करेंगे। फिर हानबिन अपने तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचता है। हानबिन कहता है क्यों ना मैं सारे के सारे गिल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दूं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ तो है। हानबिन कहता है अब मैं इतना ज्यादा भी अनलकी नहीं हो सकता, मुझे इस मेयरिंग स्टोन के ऊपर हाथ रखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, और साथ ही उस मेयरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जैसे ही वो उस मेयरिंग स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है मेयरिंग स्टोन के ऊपर उसका लेवल लिखा आता है, उसमें लिखा होता है स्वर्ड्समैन लेवल 5। मैनेजर लड़की भी आगे बढ़ती है और उस मेजरमेंट वाले स्टोन की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि बाकी के सारे भी उसी स्टोन की तरफ देख रहे होते हैं और वो सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेयरिंग स्टोन पर लेवल 5 देखते हैं वो सारे के सारे जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गिल्ड में जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। हानबिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सारे कहते हैं हमें तो लगा था ये दूसरी दुनिया से आया हुआ एक डीमन है। हानबिन जो लड़की की तरफ देखता है तो वो भी अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रही होती है। हानबिन उसे कहता है क्या हुआ, क्या मेरी क्वालिफिकेशंस के साथ कुछ गलत है? वो लड़की उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे पहले लो लेवल का बंदा कभी नहीं देखा। फिर वो हंसना बंद करती है और उसे कहती है असल में बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं एक हंटर के लिए रजिस्टर करने के लिए, वैसे ज्यादातर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान होते हैं। हम लोग इस मेजरमेंट स्टोन को यूज करते हैं उनके लेवल को देखने के लिए। तुम्हारी बॉडी शॉडी को देखकर हमें लगा था कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हो, लेकिन तुम्हारा लेवल अगर इससे हाई होता तो फिर हम लोग इस बात को मान भी लेते। जबकि बाकी के सारे भी हंसते हुए एरिक से कहते हैं यहाँ पर दूसरी दुनिया के जितने भी डीमन आते हैं वो सारे के सारे लेवल 20 पर होते हैं। साथ ही वो यहाँ पर आकर एक ही बात कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर हंटर बनने के लिए आए हैं, जैसे कि तुमने यहाँ पर आकर कहा है। लेकिन जब वो पहले से लेवल 20 पर हैं तो उन सभी को एक हंटर बनने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर लेवल 5 होना इसके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ। रेथिना कॉन्टिनेंट में आप तभी ट्रांसफर हो सकते हैं जब आपके पास लेवल 20 हो, और इसके पास तो लेवल 5 है। ये आसानी से स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर गया है। इस बात से काफी ज्यादा
ज्यादा खुश होता है और उस लड़की से पूछता है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। वो उसे कहती है रजिस्ट्रेशन फीस 300x है। 300x यहाँ तो एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, यहाँ पे करेंसी है। हानबिन जैसे ही 300x का नाम सुनता है वो वहीं पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो टोटल 400x है जो कि उसने आइफर से छीने हैं। आइफर होते हुए से कहती है क्या तुम्हें पता है कि मुझे सारी जिंदगी हो गई है इतना पैसा जोड़ने में और तुमने सारे मुझसे एक ही बार में छीन लिए। जबकि एरिक ने आइफर से जब ये पैसे लिए थे तब उसे कहा था कि मेरे लिए इतने पैसे काफी होंगे, ये कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इनके साथ 6 महीने निकाल लूंगा। यहाँ पर आने के बाद उसके 300x तो ऐसे ही जाया हो गए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। हानबिन अपने बैग के अंदर से 300x निकालते हुए बहुत ज्यादा बुरा सा चेहरा बना रहा होता है, जबकि बाकी सारे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा इस गरीब लड़के की तरफ देखो तो सही, इसके पास तो 300x भी नहीं है। ऐसे देते हुए इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। इस बात से ये साफ जाहिर है कि ये दूसरी दुनिया का डीमन नहीं है। दूसरी दुनिया से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। 300x लेने के बाद मैनेजर उसे एक बैच देती है और उसे कहती है अगर तुम इस बैच को खो देते हो और इसे रिप्लेस करने के लिए आते हो तो तुम्हें 80x और देने पड़ेंगे और इसके अलावा हर बार लेवल अप होने पर तुम्हें नया बैच लेना पड़ेगा। तो हानबिन के पास उसका हंटर लाइसेंस और उसका हंटर बैच आ चुका है। हानबिन कहता है लगता है कि मुझे सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब मैं जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा और डंजन्स को क्लियर करूंगा, जिससे कि गॉडेस को मेरे बारे में पता चल सके कि मैंने बहुत ही अच्छी सर्विस दी है और गॉडेस मुझे मिलने के लिए बुलाएगी। मैनेजर उसे कहती है क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसी टास्क है जो तुम करना चाहते हो। हानबिन उसे कहता है मुझे डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है। और यहीं पर एक और हंटर आता है जो कि काफी वेल नोन हंटर है। वो वहाँ पर आता है और आते ही एरिक से कहता है तुम एक डंजन में जाना चाहते हो, तुम सिर्फ लेवल 5 के हंटर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए और छोटे मोटे रैबिट्स को मारना चाहिए, तुम डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स का खाना ही बनोगे। हानबिन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है। उस हंटर का नाम मिस्टर लाउड होता है। मैनेजर उसे कहती है मिस्टर लाउड मुझे लगता है कि आप फिर से सैथे फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। मिस्टर लाउड उसे कहते हैं हाँ सैथे फॉरेस्ट में मैंने सुना है कि डंजन में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलकर साथे फॉरेस्ट में आ गए हैं, वहाँ से वो आकर सिटीजन्स के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊंगा और सारे मॉन्स्टर्स को मारूंगा। और मिस्टर लाउड साथ ही अपनी तारीफ करते हुए कहता है वहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा यूजलेस और बेकार हैं, मुझसे तो वीक ही है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो सारे इस मिशन को पूरा करें। मिस्टर लाउड की स्पीसीज ह्यूमन है और ऊपर से उसका लेवल 27 है। जहाँ पर हंटर गिल्ड में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी से इसका लेवल हाई है। जबकि एरिक उसके लेवल की तरफ देखकर सोच रहा होता है इसका लेवल और उस आइफर का लेवल दोनों का सेम है, तो फिर ये इतना ज्यादा टफ क्यों एक्टिंग कर रहा है। तो वहाँ पर बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखता है और उनके लेवल्स को भी देखता है। एरिक कहता है लगता है कि यहाँ पर जितने भी दूसरे लोग हैं उन सभी का लेवल इससे काफी ज्यादा लो है, तो वो सारे इसे पसंद भी नहीं करते। तो ऊपर से मिस्टर लाउड एक ठरकी किस्म का इंसान है। वहाँ पर मैनेजर के साथ गप्पे लगा रहा होता है कि एरिक सोच रहा होता है मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए। मैनेजर उससे कहती है कि भी मुझे याद आया हमारे पास एक नया लड़का आया है जो कि आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे अपने साथ सैथे फॉरेस्ट में ले जाएं, अपनी टीम में इसको ज्वाइन कर लें। एरिक भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कहती है मिस्टर एरिक मुझे नहीं लगता कि आप अकेले वहाँ पर जाकर सैथे फॉरेस्ट में किसी मिशन को पूरा कर सकेंगे, इसलिए मिस्टर लाउड के साथ आपको जाना पड़ेगा, इतना आप ज्यादा सेफ भी रहेंगे। जहाँ पर मिस्टर लाउड की पार्टी सबसे ज्यादा बेस्ट पार्टी है, इनके साथ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मॉन्स्टर्स को मारना है और मॉन्स्टर्स की बॉडी से किस तरह क्रिस्टल्स निकाल कर उनको बेचना है। हानबिन और भी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में मुझे इस अजीब से इंसान के साथ किसी मिशन पर जाना पड़ेगा। क्योंकि मिस्टर लाउड भी हंसते हुए कहता है अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। मिस्टर लाउड अपने ग्रुप के एक मेंबर की तरफ देखता है और कहता है हमारे पास तो पहले से एक ग्रुप मेंबर है, वैसे तो मेरे ग्रुप में इस लड़के के लिए जरा भी जगह नहीं है। मिस्टर लाउड का नया मेंबर कहता है मेरा नाम अतीसे है और मेरा लेवल 25 है और मैं एक मेज हूँ, लेकिन असल में उसका लेवल 37 होता है। एक उसके लेवल की तरफ देखता है और कहता है ये बंदा कह रहा है कि इसका लेवल 25 है, जबकि मेरा सिस्टम बता रहा है कि इसका लेवल 37 है। हानबिन कहता है लगता है कि इस लड़की के पास अपनी कोई मजबूरी होगी अपने लेवल को छुपाने की। इसी की तरफ देख रहा होता है। अतीसे भी उसकी तरफ देखता है। असल में अतीसे एक लड़का है, लेकिन अभी तक मिस्टर लाउड और एरिक दोनों को इस बारे में नहीं पता, वो दोनों ही इसको लड़की समझ रहे हैं। एरिक अतीसे की तरफ देखने के बाद दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है और कहता है कहीं मैंने इस लड़की को ज्यादा देर तक तो नहीं घूर दिया। वो कहता है चलो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मिस्टर लाउड ने कहा है कि उसकी पार्टी में जगह नहीं है, कौन सा इसकी पार्टी का मेंबर बनने वाला हूँ। जबकि मिस्टर लाउड वहीं पर एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अब जबकि मिस मैनेजर ने जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आपने पर्सनली मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे इस लड़के को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर आप जैसी खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा।
एरिक इस बात से जरा भी खुश नहीं है। वो उसकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि उसे उस बंदे का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो दूसरी तरफ घूम जाता है। मिस्टर लाउड पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है, ओए लड़के जरा मेरी बात सुनो, तुमने अपने कंधे के ऊपर इतनी बड़ी तलवार क्यों उठा रखी है? तुम तो सिर्फ लेवल 5 हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक तलवारबाज बन सकते हो? कि एरिक सोच रहा होता है, अगर मैं इसके साथ यहाँ पर फाइट करता हूँ तुझे मेरे हाथों से मरेगा। मिस्टर लाउड उसकी तलवार को उठाते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तलवार बहुत ज्यादा भारी होती है और वो उसको उठा नहीं पाता। वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इसकी तलवार तो बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन इसने इस तलवार को इतनी आसानी से कैसे उठाया हुआ है? ऐसे वो उसकी तलवार को छूता है। एरिक अपनी तलवार के हैंडल को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और उसे कहता है, तुम मेरी तलवार को हाथ क्यों लगा रहे हो? लेकिन मिस्टर लाउड ने क्योंकि उसकी तलवार को पकड़ा होता है वो भी साथ ही ऊपर की तरफ उठ जाता है। जबकि गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो मिस्टर लाउड को जरा भी पसंद नहीं करते। वो सारी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लेवल 5 तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो जल्दी करो, इसके साथ फाइट करो और इसे मार डालो। जबकि वहीं पर ऊपर का सीन भी दिखाते हैं। ऊपर वाले माले पर भी एक और नई पार्टी बैठी होती है। उनके साथ भी एक काफी स्ट्रॉन्ग हंटर होता है जो कि इसी की तरफ देख रहा होता है। उस हंटर का नाम बुकी मैन होता है। बुकी मैन कहता है, तो फाइनली मुझे एक लड़का मिल ही गया, हमारी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हान बिन अभी भी अपनी तलवार को ऊपर उठाकर खड़ा होता है, जबकि मिस्टर लाउड उसकी तलवार के साथ लटक रहे होते हैं। मैनेजर, लड़की और बाकी के सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है। बुकी मैन भी उठकर नीचे आ जाता है और हान बिन की बॉडी को देखकर कहता है, तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने काफी अच्छे मसल्स बना रखे हैं। मुझे लगता है कितनी अच्छी बॉडी के साथ तुम एक लेवल 10 के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। मिस्टर लाउड चिल्लाकर उसे कहता है, बुकी मैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, ये बंदा मेरा है, मैंने इसको रिक्रूट किया है। बुकी मैन मिस्टर लाउड की बात को इग्नोर करते हुए एरिक से कहता है, मैंने सुना तुम्हारा नाम एरिक है, अगर तुम इससे फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे गिल्ड को तोड़ोगे फिर हम सभी तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। एरिक पीछे की तरफ देखता है क्योंकि उसका कद काफी लंबा होता है और उसकी तलवार भी काफी लंबी है। उसकी तलवार ऊपर की तरफ से गिल्ड की छत के अंदर दंसी होती है। एरिक जल्दी से अपनी स्वर्ड को नीचे की तरफ करता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ गलती से हो गया, मुझे यहाँ पर किसी से भी फाइट नहीं करनी, मैं तो यहाँ पर हंटर बनने के लिए आया हूँ। जैसे उसने अपनी तलवार को नीचे किया था मिस्टर लाउड नीचे गिर जाता है। वो उसे कहता है, तुम सिर्फ लेवल 5 के एक छोटे से कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें लगता है कि कोई भी हंटर गिल्ड अपनी पार्टी में तुम्हें लेना चाहेगा? मेरे अलावा कोई भी तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं लेगा। तो एक लेवल 5 किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। अनबिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सिर्फ एक लेवल 5 हूँ, ऊपर से मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे के सारे मैंने अपनी हंटर रजिस्ट्रेशन पर लगा दिए हैं। मैं आगे क्या करूंगा अगर कोई भी पार्टी वाला मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करवाता? बुकी मैन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है, इस बॉडी के साथ बहुत ही जल्दी तुम लेवल अप कर जाओगे, तुम हमेशा लेवल 5 पर नहीं रहने वाले। मुझे अपनी पार्टी के लिए किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जिसकी बॉडी काफी ज्यादा मसल्ड हो और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? हानबिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बुकी मैन उसे कहता है, मुझे पता है कि इस तरह के मसल्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तुम्हारा लेवल सिर्फ अभी तक 5 है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम लेवल अप करोगे। बुकी मैन का लेवल 25 है जबकि उसकी स्पीसीज भी ह्यूमन है। एरिक कहता है, इस बुकी मैन का लेवल भी काफी ज्यादा हाई है क्योंकि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ और मेरा सिस्टम मेरे लेवल को बहुत जल्दी अपडेट करता है, तो मेरा लेवल जल्दी अपडेट हो जाएगा, मुझे इनकी पार्टी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ेगा। बुकी मैन अपने पार्टी मेंबर्स से कहता है, मैंने इसको रिक्रूट कर लिया। वो सब इसे थम्स अप करते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। एरिक उन सभी से कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में आनपुर सिटी के बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पर लोग अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं। तो बताया जाता है कि आनपुर सिटी में डेली लाइफ इसी तरह चलती है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो साथे फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ डंजन है। मॉन्स्टर्स को मारने पर यहाँ पर लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बिजनेस हंटर्स और मॉन्स्टर्स की वजह से ही चलता है। हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उनकी बॉडीज और उनकी हड्डियों के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो सारे जो मटेरियल्स बनते हैं उन्हीं को फिर हंटर्स खरीदते हैं। इसी तरह ये पैसों का साइकिल चलता रहता है। पूरे सिटी के इर्द गिर्द सिर्फ 2 ही तरह की डंजन्स हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स मिलते हैं। एक तो आइफन प्लेन्स की डंजन है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और दूसरा साथे फॉरेस्ट है। साथे फॉरेस्ट के इर्द गिर्द काफी सारे छोटे गाँव हैं जहाँ पर कभी कभी मॉन्स्टर्स निकल आते हैं क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है और वो खाना ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोग अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उन मॉन्स्टर्स को मारा जाए। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि साथे फॉरेस्ट से मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर आम लोगों पर अटैक करें। यहाँ पर बहुत ही कम रिक्वेस्ट आती है ऐसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, लेकिन साथे फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं इनको मारने पर हंटर्स काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर हंटर्स साथे फॉरेस्ट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन वो साथे फॉरेस्ट के डीप एरिया में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर भी काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इस वक्त हमारा सीन साथे फॉरेस्ट के करीब एक गाँव का दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है। बुकी मैन की पार्टी वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को इरेडिकेट करने के लिए गई है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स है उनका नाम डी वॉल्क है। ये काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सारे साथे फॉरेस्ट में ही रहते हैं। इनके पंजे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ये अपने पंजे से पत्थरों को तोड़ सकते हैं और किसी भी नॉर्मल इंसान की खोपड़ी को भी तोड़ सकते हैं। तो एक डी वॉल्क मॉन्स्टर भागता हुआ बुकी मैन पर
अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बुकी मैन के हाथ में बड़ी सी शील्ड होती है क्योंकि वो अपने ग्रुप का टैंक है। वो अपनी शील्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही अपनी शील्ड को पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और पीछे फेंकने के बाद वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है कि उसी वक्त एक डिवॉल्क पीछे की तरफ से आता है और जंप करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। बुकी मैन कहता है ये लोग तो मेरे ऊपर पिंसर अटैक कर रहे हैं, लगता है कि मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया हूँ। और वो वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और पीछे वाले मॉन्स्टर के ऊपर पहले अटैक करता है, साथ ही अपनी तलवार को उसकी गर्दन में दंसा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। कि उसी वक्त उनके गिल्ड की दूसरी मेंबर जिसके पास एक बड़ा सा स्पीयर होता है, वो अपने स्पीयर को जमीन के अंदर गड़ाती है, एक बड़ी लकड़ी की तरह यूज करते हुए के साथ ऊपर की तरफ जंप करते हुए दूसरी तरफ आ जाती है और वो पहले वाले डिवॉल्क को मारती है जिसे उसने धक्का देकर पीछे की तरफ फेंका था। तो इस बूढ़ी औरत का नाम एम्बर बोनेट है और इसका लेवल 21 है। एम्बर बुकी मैन से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हो, अब तुम रिटायर हो जाओ, तो एक डिवॉल्क मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पा रहे। जबकि बुकी मैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अभी मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ, मेरे रिटायर होने का वक्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाजू के ऊपर चोट लगी होती है। एम्बर काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है तुम्हारे बाजू पर तो चोट लगी है, मैं अपना ध्यान रखना चाहिए, चलो जल्दी से वापस जाओ और इस जख्म को क्लियर करो, मुझे इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बुकी मैन उसे कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस छोटा सा जख्म है, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम्बर उसकी बात सुनते ही शर्माना शुरू कर देती है, लगता है कि इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी में चक्कर चल रहा है। एम्बर शर्माते हुए उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए जरा भी परेशान नहीं हूँ। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के मुंह करीब कर लेते हैं जैसे कि वो किस करने वाले हैं। यहीं पर इनके तीसरे मेंबर की एंट्री होती है जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए बुकी मैन के जख्म को हील कर देती है और कहती है भाई क्या तुम ठीक हो। इस लड़की का नाम एरविन रूपाल है, यानी कि ये बुकी मैन रूपाल की छोटी बहन है और इसका लेवल 16 है और ये एक हीलर है। बुकी मैन अपनी बहन से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मेरी बॉडी फिर से नए जैसी हो गई है। जबकि एम्बर शर्माते हुए कह रही होती है प्लीज दोबारा किसी मॉन्स्टर के हाथों से चोट मत लगवा लेना। एरविन अभी ऊपर ही खड़ी होती है कि उसी वक्त एक डिवॉल्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एरविन भी इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो डिवॉल्क मॉन्स्टर उसके बहुत ज्यादा करीब होता है। उसी वक्त उसके ऊपर कोई अटैक करता है, वो एक मैजिक फायर अटैक होता है। पर इनके ग्रुप के चौथे लड़के की एंट्री होती है। उस लड़के का नाम ह्यूबर्ट होता है जो कि लेवल 18 का मैजिशियन है। वो उस डिवॉल्क पर अटैक करने के बाद मिस रूपाल से कहता है मिस एरविन रूपाल ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, आपको अपने आसपास भी देखना चाहिए। और यहीं पर बुकी मैन पार्टी के चारों मेंबर्स के बारे में बता दिया गया है। ये सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं जो कि बुकी मैन पार्टी में हैं। ये सारी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इनको ऑनपोरस सिटी की सबसे बेस्ट पार्टी कहा जाता है। जबकि एरिक भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये यहाँ की सबसे बेस्ट पार्टी है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर एरिक को फाइट करने नहीं दिया जा रहा। एरिक की तरफ दिखाते हैं, एरिक वहाँ पर उनका सारा सामान उठाकर बैठा होता है। एरिक कहता है पार्टी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इन्होंने मुझे अपने बैग उठाने के लिए रखा है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे फाइट करनी है। एरिक कहता है ये सारे के सारे मुझे अपनी फाइट में शामिल नहीं होने दे रहे, इन्होंने लगता है कि मुझे सिर्फ बैग उठाने के लिए हायर किया है, बस कम ये लोग मुझे कुछ वीक मॉन्स्टर्स के साथ तो फाइट करने दें। लेकिन ये बात तो अच्छी है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो उसे मेरे साथ भी उतना ही बांटेंगे जितना कि बाकी मेंबर्स को मिलेगा। एरिक वहीं पर छुप कर बैठा होता है क्योंकि उन्हें उसे वहाँ पर छुपने का कहा होता है कि तुम बैग लेकर यहीं पर बैठे रहो। इसी वक्त सामने की तरफ से भी कुछ डिवॉल्क मॉन्स्टर्स निकलते हैं और उन डिवॉल्क मॉन्स्टर्स के साथ उनका किंग भी होता है, उसका नाम लॉर्ड डिवॉल्क होता है और वो एक लेवल 25 का मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल है। बाकी के छोटे मॉन्स्टर्स अपने लॉर्ड से कहते हैं यही वो लोग हैं जो हमारे ऊपर अटैक करके हमें मार रहे हैं। और डिवॉल्क उन सभी से कहता है तुम सब लोगों को क्या लगता है कि ये एक इंसान मेरा मुकाबला कर सकता है। बाकी के मॉन्स्टर से कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा अगर ये मेरा सामना नहीं कर पाया तो। इसी वक्त एक छोटा सा पत्थर उसके पेट के आर पार हो जाता है और लॉर्ड डिवॉल्क वहीं पर मर जाता है। एरिक की तरफ दिखाते हैं तो एरिक वहीं पर बैठा होता है और उसने अपने हाथ पर कुछ पत्थर रखे होते हैं और सिर्फ अपनी उंगली से फ्लिक करके उसने लॉर्ड डिवॉल्क की तरफ पत्थर को फेंका था, बुलेट की तरह उसको शूट किया था। ये देखकर बाकी के सारे डिवॉल्क वहाँ से भाग जाते हैं। हानबिन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है इस मॉन्स्टर का लेवल बहुत ज्यादा लो है इसलिए इसको मारने पर तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। हानबिन कहता है यहाँ पर बाकी के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी में इसका लेवल ज्यादा हाई था, मैंने इसको मारा है लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। एक सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे बुकी मैन से कहना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चलेंगे। एरविन रूपाल वहाँ पर आती है और उससे कहती है मिस्टर एरिक हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, चलो आ जाओ जाकर कुछ क्रिस्टल्स इकट्ठे करते हैं। और फिर एरिक भी उठकर आ जाता है। वो लोग साथ वाले गाँव में जाकर बैठ जाते हैं और उन सारे डिवॉल्क की बॉडी को चीरकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स निकाल रहे होते हैं। एरविन एक मॉन्स्टर के पेट में हाथ डालती है और उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकालती है और अपनी भाई से कहती है ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि इसके 50x मिल जाएंगे। बुकी मैन उसे कहता है ये तो काफी बड़ा स्टोन है, मुझे लगता है कि इसके हमें 20 तो जरूर मिलेंगे। तो सारी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने काफी सारे डिवॉल्क्स को मारा है। हानबिन उन सभी को देख रहा होता है कि वो किस तरह डिवॉल्क मॉन्स्टर्स की बॉडी को चीर फाड़ करके उनके अंदर से क्रिस्टल्स निकाल रहे हैं। हानबिन कहता है अगर मैं किडनैप होने से पहले इस सीन को देखता तो मैं यहाँ पर जरूर उल्टी कर देता या फिर बेहोश हो जाता, लेकिन अब जब
कब के रॉक माउंटेन एरिया में मैंने बहुत सारे हेल डॉग्स की बॉडी को चीर फाड़ कर खाया है। मेरे लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़ी स्पीड के साथ उन सारे मॉन्स्टर्स को चीर रहा होता है और उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकाल रहा होता है। एरविन उसे कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो, क्या तुम पहले भी ये काम कर चुके हो? तो एरिक यहाँ पर उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो सारे उसकी कहानी को उल्टा समझते हैं। एरिक उसे कहता है, मैं पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। 20 साल का सुनते ही वो सारे के सारे उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं, वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? एरिक उसे कहता है, मेरी उम्र 24 साल है। साथ ही एरिक सोच रहा होता है, जब मैं 24 इयर्स का था तभी मैं इस दुनिया में आया था और उसके बाद से मेरी उम्र बढ़ी ही नहीं। बुकी मैन उसे कहता है, तुम्हें 20 साल ये काम करते हुए हो गए हैं, इसका मतलब तुम 4 साल के थे जब तुमने ये काम स्टार्ट किया। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? एरिक उनसे कहता है, मुझे 20 साल पहले किडनैप कर लिया गया था, इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं कि वो इस वक्त कहाँ पर है या फिर कैसे हैं। एरिक की ये वाली बात सुनते ही मिस एरविन और मिस एम्बर दोनों ही रोना शुरू कर देती हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। आपको लड़कियों के बारे में तो पता ही है। एरिक उनसे कहता है, 20 साल से मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मुझे किडनैप किया गया है, मुझे नहीं पता कि वापस घर कैसे जाना है। एरिक की ये सारी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद वो सारे आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारी पास्ट लाइफ तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हो, अब हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पेरेंट्स बनेंगे। एरिक भी काफी खुश होता है और कहता है, ये सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एरिक बुकी मैन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे जैसे एक लो लेवल के बंदे को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया है। बुकी मैन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर लेवल्स का कोई मसला नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं पिछले 5 साल से लेवल 25 पर फंसा हुआ हूँ। एरिक उसकी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इस बात का मतलब क्या है कि तुम पिछले 5 साल से लेवल अप नहीं हुए? मिस एरविन उसे कहती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस जंगल के अंदर कोई भी हाई लेवल का मॉन्स्टर नहीं है। हाई लेवल के मॉन्स्टर या तो आइफन प्लेन डंजन के अंदर है या फिर साथे फॉरेस्ट के डीप डाउन डंजन एरिया के अंदर है। एम्बर उसे कहती है, लॉर्ड डीवॉक जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स का किंग है, यहाँ पर एक बहुत ही हाई लेवल का मॉन्स्टर है। अगर बुकी मैन उसे मारेगा तो इसका लेवल अप हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कभी भी किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को नहीं मारा, क्योंकि हम लोग कभी भी डंजन एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये बात सुनते ही एरिक उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो गया है। इसे तो लगा था कि यहाँ पर इनकी पार्टी को ज्वाइन करने पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारेगा जिससे उसका लेवल हाई हो सकेगा। एरिक उठकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, कहीं तुम थक न जाना और साथे फॉरेस्ट में ज्यादा अंदर तक मत जाना। एरिक के वहाँ से जाने के बाद मिस एरविन कहती है, हंटर्स गिल्ड के अंदर सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये एक दूसरी दुनिया का डीमन है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ह्यूबर्ट उनसे कहता है, अब जबकि तुम सब लोग इसके लिए परेशान हो तो फिर मैं इसके पीछे जाता हूँ, ये जंगल के अंदर गुम ना हो जाए, ये बेचारा तो बहुत ज्यादा बोला है। बुकी मैन उसे कहता, हाँ तुम इसके पीछे जाओ, वैसे भी वो बहुत ही लो लेवल है, कहीं कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर निकल आया तो उसे मार ना डाले। ह्यूबर्ट जैसे वहाँ से बाहर निकलता है एरिक को देखने के लिए, तो एरिक वहाँ पर होता ही नहीं है। एरिक तो वहाँ से भाग चुका है। अपने आसपास देखता है और कहता है, मिस्टर एरिक तुम कहाँ पर हो? और उसी वक्त एरिक की तरफ दिखाते हैं। एरिक जंगल के अंदर भागता हुआ जा रहा होता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जबकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा लो लेवल के होते हैं। वो उसके ऊपर अटैक भी नहीं करते बल्कि वो उससे डर रहे होते हैं। एरिक कहता है, इस पूरे के पूरे जंगल में क्या कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो कि मुझे एक्सपीरियंस दे सके ताकि मैं लेवल अप हो सकूं? फिर एरिक भागते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती। वो अपने आसपास जंगल में उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और कहता है, इनमें से कोई ऐसा मॉन्स्टर तो होगा जो कि हाई लेवल का हो। वहीं पर उसकी नजर एक छोटे से पपी मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि लेवल 13 का मॉन्स्टर होता है। फिर इसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि लेवल 21 का मॉन्स्टर है और वो बेचारा सेब खा रहा होता है। एरिक कहता है, कम से कम इस जंगल में कोई ना कोई मॉन्स्टर तो होना चाहिए जो कि हाई लेवल का हो। तो यहीं पर उसे आइफर की बात याद आती है। वो आइफर से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए? इस जंगल में और भी बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। आइफर उसे कहती है, नहीं, इस जंगल में मेरे अलावा और कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, मेरा लेवल सबसे हाई है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एरिक वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस पूरे जंगल में क्या वाकई में कोई मॉन्स्टर नहीं है? फिर एरिक उठता है और कहता है, अब जबकि आइफर को मैंने हराया था लेकिन उसको हराने पर मुझे कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले, जबकि आइफर यहाँ पर सबसे हाई लेवल की मॉन्स्टर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ पर और कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे मारकर मैं लेवल अप हो सकूं। या फिर ऐसा है कि मैं इन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसी वक्त उस जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि जंगल के अंदर कोई हेल हाउंड चिल्ला रहा है। कहता है, ये तो बिल्कुल एक बड़े मॉन्स्टर जैसी आवाज है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए, शायद जंगल के अंदर कोई पावरफुल मॉन्स्टर हो, इसे मारने पर मैं लेवल अप हो सकूं। वो जल्दी से एक दरख्त के ऊपर चढ़ता है और वहीं से दरख्तों के ऊपर से जंप करते हुए उस तरफ चला जाता है जहाँ पर से उसे आवाज आई होती है। एरिक दूर से इस दरख्त के साथ लटक कर वहाँ पर एक जबरदस्त जंप लगाता है, उस जगह पहुँच जाता है। एरिक कहता है, मुझे लगता है कि ये वाला मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, जितनी ज्यादा इसकी रोर की आवाज थी। एरिक वहाँ पर लैंडिंग करते ही अपनी तलवार निकालता और कहता है, चलो मॉन्स्टर जल्दी से मेरे सामने आओ ताकि तुम्हें मारकर लेवल अप हो सकूं। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने हथी से
खड़ा होता है, उसने कपड़े भी नहीं पहने होते। अतीसी एरिक की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि एरिक अतीसी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एरिक उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है, हाँ मुझे याद है, ये बंदा तो लाउड की पार्टी का एक मेंबर है, लेकिन ये तो एक लड़का है। मिस्टर लाउड से लड़की क्यों कह रहे थे? फिर एरिक कहता है, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था, मुझे मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए, छोड़ो इसे। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है, मुझे लगता है कि यहीं कहीं से वो साउंड आई थी, मुझे उसे यहीं पर ढूंढना चाहिए। साथ ही वो अतीसे से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नंगा देखा है। अतीसे उसे कहता है, यहीं पर रुको, जो तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। जबकि एरिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, यहाँ पर ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, जंगल के बीचों बीच ये नंगा पुंगा खड़ा है, ऊपर से मुझे कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस हूँ। अतीसे उसे कहता है, तुम इस वक्त साथे फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर हो, तुम्हारे जैसे लेवल 5 के बंदे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एरिक कहता है, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? मुझे इसे जान छुड़वाना होगी ताकि मैं जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढ सकूं। एरिक उसे कहता है, मैंने यहाँ से एक बहुत ही लाउड आवाज सुनी थी, मुझे लगा शायद यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। एरिक उसे कहता है, अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि मेरी पार्टी के मेंबर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जबकि अतीसे उसी वक्त अपनी छड़ी को उठाता है, क्योंकि वो एक मैजिशियन है, वो अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द आग का एक दायरा बना लेता है और उसे कहता है, यहीं पर रुको और मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने उस मॉन्स्टर को देखा है जिसकी तुमने आवाज सुनी है? और साथ ही वो अपनी छड़ी को आगे करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी आग से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। एरिक आगे बढ़ता है और उसकी छड़ी को अपनी मुट्ठी से बंद कर देता है, जिसके अंदर से आग निकल रही होती है, क्योंकि एरिक तो इससे पहले भी डॉग्स के फायर अटैक्स को बर्दाश्त कर चुका है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। एरिक उसकी छड़ी से निकलने वाली आग को एक बुलचड़ी की तरह बुझा देता है और उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे इस बारे में नहीं पता। भाई तुम्हारा और लाउड का मसला क्या है? तुम सभी लोग अपने से लो लेवल के हंटर्स को इस तरह कैसे देख सकते हो? तुम्हें लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं, हम लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अतीसे भी उसकी बात सुनने के बाद शांत हो जाता है और कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता कि तुम एक लो लेवल हो। अतीसे उसे कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर इस तरह देखा इसलिए मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। सीन कुछ इस तरह बना हुआ है कि अतीसे बिना कपड़ों के खड़ा है, जबकि उसके सामने एरिक खड़ा है। वहीं पर झाड़ियों के अंदर से लाउड निकलता है और लाउड को तो लगता है जैसे वो उसकी पार्टी की लड़की है। एरिक उसके साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। मिस्टर लाउड से देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही वो एरिक को गाली देते हुए कहते हैं, तुम लेवल 5 के कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी की एक खूबसूरत लड़की के साथ इस तरह करने की? मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था कि तुम एक बहुत ही कैरेक्टरलेस बंदे हो, जहाँ पर मेरी पार्टी की लड़की के साथ क्या कर रहे हो। एरिक उसकी तरफ देखता और कहता, अब इसको क्या हो गया? और जब वो अतीसे की तरफ देखता है तो उसने अतीसे का हाथ पकड़ा होता है और अतीसे ने अपने कपड़ों के साथ अपनी चेस्ट को ढका होता है। सीन बड़ा ही awkward सा लग रहा है और ऊपर से अतीसे भी उसे कह रहा होता है, प्लीज मेरा बाजू छोड़ दो। अब इस बात से मिस्टर लाउड को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना ही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ठरकी इंसान है। वो जल्दी से अपने पोज में आ जाते हैं, वो अपने स्पेशल मूव को यूज करने वाले हैं। वो एरिक से कहते हैं, वहाँ पर तुम हंटर मैनेजर के साथ भी इतना फ्लर्ट कर रहे थे और यहाँ पर तुमने मेरी पार्टी की एक लड़की के ऊपर नजर रखी हुई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एरिक उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये किसको अपनी पार्टी की लड़की कह रहा है? ये तो एक लड़का है। अतीसे एरिक से कहता है, मुझे लगता है कि इसने सब कुछ गलत समझ लिया है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, उसका लेवल 27 है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक स्वर्ड मैन है। जब वो इस तरह का क्रिंजी पोज बनाता है तो इसका मतलब वो सीरियस होने वाला है और अपने स्पेशल मूव को यूज करने वाला है। लाउड काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी की लड़की के साथ इस तरह करने की? अपने पोज में खड़ा होता है और साथ ही कहता है, अब मैं सिर्फ फाइनल बार तुम्हारा नाम लूंगा और उसके बाद अपने इन दोनों ब्लेड्स के साथ मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो सामने वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। एरिक उसे कह रहा होता है, तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने। अतीसे उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भूल ही गया था। इस बात से मिस्टर लाउड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पोज को फिनिश करते हुए बड़ी स्पीड के साथ अपने ब्लेड्स के साथ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, लेवल 5 के कमीने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे लेवल में और मेरे लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। मिस्टर लाउड अपने दोनों ब्लेड्स को सामने की तरफ करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि एरिक कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे इसके साथ फाइट भी नहीं करनी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। मिस्टर एरिक जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं, एरिक वहीं पर नीचे की तरफ झुक जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर सीन कुछ इस तरह का बन रहा है, मिस्टर लाउड की दोनों तलवारें उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं क्योंकि उसने अपने सर को नीचे झुका लिया है, लेकिन एरिक ने अपने कंधे पर जो तलवार उठाई हुई है उसका हैंडल उसके अंडों पर लगता है और उसके अंडे फूट जाते हैं। तो इस सीन को कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि पूरे जंगल के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ है और बिजलियां निकल रही हैं। एरिक उसके अंडे फोड़ने के बाद उसे उठाकर अपने कैंप में ले आता है। यहाँ पर बुकी मैन और साथ में बाकी के सभी उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। एरिक वहाँ घर के बाहर बैठा होता इंतजार कर रहा होता है कि रिजल्ट क्या निकलने वाला है। बुकी मैन उसके पास आता और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे मिस्टर अतीसे ने सारी बात बता दी है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो उससे माफी मांग रहे थे। एरिक कहता है, हाँ मुझे
ये बात पता है, लेकिन अगर वाकई में उसके साथ कुछ हो गया तो मुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। कि मैन उसे कहता है थोड़ी देर इंतजार करो, मेरी बहन उसको हील करने की कोशिश कर रही है, वो बाहर आकर बताएगी क्या हुआ है। और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, मिस एरविन यानी कि डॉक्टर बाहर निकलती है। सारी उसके पास जाते हैं और कहते हैं जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट्स निकले। मिस एरविन बाहर आती है और बुकी मैन के साथ लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है हमने उसकी जान तो बचा ली है क्योंकि एरिक उसे जल्दी से उठाकर यहाँ पर ले आया था, लेकिन हम लोग उसके अंडू को नहीं बचा पाए। बुकी मैन अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहता है तुम जो कर सकती थी तुमने किया, अब इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। एरिक और अतीसे दोनों ही रूम के अंदर आते हैं और उसकी तरफ देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटा होता है। वो उसके अंडू की तरफ देखते हैं तो उन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो दोनों भी लड़के हैं और उसके दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन मिस्टर लाउड इसका इल्जाम किसी पर भी नहीं लगा सकते। पहली बात उन्होंने इस बात को गलत समझा, अतीसे एक लड़की है, और दूसरी बात वही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था और उसकी तलवार उसको लगी थी। मिस एरविन अपने हीलर मैजिक की मदद से उसके दर्द को भी नहीं कम कर पाई, इसलिए वो बहुत ज्यादा दर्द में है। उसके चेहरे से आप देख ही सकते हैं वो कितने ज्यादा दर्द में है। रात वहीं पर गुजारने के बाद अतीसे मिस्टर लाउड को एक गाड़ी में डालता है और आनपुर सिटी की तरफ निकल जाता है। और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर का भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर अतीसे बैठा होता है, लेकिन मिस्टर लाउड उसका सामना नहीं कर पा रहे। वो इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। पहले उसे लगा था वो एक लड़की है, इसलिए इसी वजह से शर्मिंदगी के मारे वो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा। और जंगल के अंदर वो बड़ा सा मॉन्स्टर जिसने उस आवाज को किया था, जिसकी वजह से एरिक वहाँ पर आया था, वो एरिक को नहीं मिल सका। और उसके बाद एरिक कहता है मैंने बुकी मैन की पार्टी के साथ उसी जंगल के अंदर 3 महीने गुजार दिए। 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। उन्होंने वहीं पर साथे फॉरेस्ट के बाहर ही अपना कैंप लगाया होता है। एरिक भी वहीं पर होता है कि बुकी मैन के पास एक न्यूज आती है मिस्टर लाउड के बारे में। उन्हें कहा गया है कि मिस्टर लाउड अकेले ही डंजन के अंदर चले गए हैं। मिस एरविन ये बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है मिस्टर लाउड कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो अकेले डंजन के अंदर क्या करने के लिए गए हैं। एरिक मिस एम्बर से कहता है ये मसला इतना ज्यादा सीरियस है, वो लेवल 27 का एक हंटर है, वो डंजन के अंदर अकेले नहीं जा सकता। मिस एम्बर उसे कहती है तुम्हें लगता होगा उसका लेवल 27 है तो वो अकेला डंजन में जा सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। डंजन के अंदर के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक लेवल 27 का बंदा वहाँ पर अकेले जाएगा तो वो मर जाएगा, मॉन्स्टर से मारकर खा जाएंगे। एरिक कहता है लेकिन मुझे तो लगता है कि लेवल 27 काफी हाई लेवल है। एम्बर उसे कहती है नहीं तुम्हें ऐसा लगता है, असल में डंजन में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे बाहर के मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा अलग हैं। बाहर के जितने मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे लेवल के हिसाब से ज्यादा हाई नहीं है कि ये हमारे सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, हम इनको इसीलिए मारते हैं। एरिक उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इन मॉन्स्टर से अलग होते हैं। एम्बर उसे कहती है डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे इस रेथना कॉन्टिनेंट से नहीं है, बल्कि वो सारे डंजन के अंदर पैदा होते हैं और उन सभी को डीमन लॉर्ड बनाता है। तुमने डीमन गॉड आर्मफेलिस के बारे में तो सुना होगा, उन सभी डीमंस को जो कि उन डंजन्स के अंदर हैं उसी ने बनाया है। तो डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे लेवल 30 से हायर होते हैं। एरिक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अगर वाकई में डंजन के अंदर वाले मॉन्स्टर्स लेवल 30 से हाई हैं तो शायद उनको मारने से मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और मैं लेवल अप हो सकूं। इसलिए अब मेरा एक और मिशन है, मुझे डंजन के अंदर जाना है, लेकिन इन सबको पता चले बगैर जाना पड़ेगा। बुकी मैन उसे कहता है डंजन्स के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरनाक नहीं है, बल्कि डंजन्स के अंदर दूसरी दुनिया से आए हुए डीमंस भी जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को हंट कर सके। वहाँ पर जाने से उनका लेवल काफी जल्दी हाई होता है। एरिक उनकी बात सुनते ही कहता है अब मैं क्या करूँ, अगर मैं डंजन के अंदर जाऊंगा तो इन सबको पता चल जाएगा कि मैं भी एक दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान हूँ। एरिक कहता है जैसे कि तुमने बताया कि वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो फिर मिस्टर लाउड वहाँ पर क्या करने के लिए गए होंगे। बुकी मैन उसे कहता है मुझे लगता है कि वो डंजन के अंदर किसी हीलिंग आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गया होगा। एरिक कहता है ये हीलिंग आर्टिफैक्ट क्या है। बुकी मैन उसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है डंजन के अंदर तुम्हें न सिर्फ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो तुम्हें लेवल अप कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। उनमें से कुछ तो तुम्हें पावर्स देते हैं और कुछ हीलिंग के लिए होते हैं जो कि हर किस्म के जख्म को हील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर लाउड वहाँ पर ऐसे ही आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गए हैं जो कि उनके अंडों को हील कर सके। फिर वो सारे लोग बातें करते हुए वहीं पर लेट जाते हैं और लाइट बुझाकर सो जाते हैं, जबकि एरिक को नींद नहीं आ रही। एरिक अभी भी डंजन्स के बारे में सोच रहा है। एरिक कहता है वहाँ पर जाने से न सिर्फ मुझे हाई लेवल का मॉन्स्टर मिलेगा बल्कि मुझे आर्टिफैक्ट्स भी मिल सकते हैं। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो जाते हैं वो कैंप से बाहर निकलता है और अकेला ही जंगल के अंदर जा रहा होता है। एरिक चलते हुए कहता है जितनी बार मैं यहाँ पर आता हूँ, हालांकि मुझे यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये जंगल बहुत ज्यादा डरावना लगता है। ऐसे मूवीज में इस तरह के सीन में हमेशा सामने से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं निकल रहा। एरिक कहता है अब जबकि आइफर भी यहीं पर आसपास के एरिया में रहती है तो मुझे उससे जाकर पूछना पड़ेगा, शायद उसे कुछ पता हो कि हाई लेवल के मॉन्स्टर्स कहाँ पर मिलेंगे। एरिक आगे की तरफ चलता जा रहा होता है और साथ ही नींद भी आई होती है। एरिक कहता है पिछले 3 महीने से मैं आराम से सो भी नहीं पाया, मुझे अब याद नहीं रहा कि आइफर का घर कहाँ पर था। ऐसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहीं दरख्त के साथ एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। एरिक अपने सामने की तरफ देखता है तो उस मॉन्स्टर को देखकर वहीं पर रुक जाता है। वो मॉन्स्टर उसे देखकर रुक जाता है और वो दोनों ही चीख मारते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। उस मॉन्स्टर की स्पीशीज का नाम होता है टार्टिडो और वो एक लेवल
31 का मॉन्स्टर होता है। उसी वक्त उसके पास विंडोज ओपन होती हैं और एरिक को बताया जाता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल स्पीशीज है। इसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इसके खिलाफ कोई भी तलवारबाजी की टेक्निक काम नहीं करती, यानी कि तुम अपनी तलवार से इसको नहीं मार सकते, सिर्फ मैजिक इसके खिलाफ काम आता है। और ये हमेशा डंजन के अंदर ही रहते हैं और कभी जंगल में नहीं आते। एरिक कहता है अगर ये डंजन में रहता है तो फिर ये यहाँ पर जंगल में क्या कर रहा है, और साथ ही वो उसके स्टैट्स देखता है कि तलवार के खिलाफ ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं। लगता है कि इसका सामना करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी, कि इसका शेल काफी ज्यादा हार्ड है और मेरे पास तो तलवार है। एक टार्टिनो के साथ और भी मॉन्स्टर निकल आते हैं। वो कहते हैं ये तो ह्यूमन का मीट है। कंप्लीट सेंटेंस में बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक एक लफ्ज कह रही होती है। मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। में से एक मॉन्स्टर कहता है क्या ये एक मेज है, यानी ये एक मैजिशियन है। दूसरा उसे कहता है नहीं, इसके पास तो तलवार है। तीसरे वाला हंसना शुरू कर देता है और कहता है अरे खिलाफ तलवार के अटैक सारे बेकार हैं, इसलिए हम इसको आसानी से मार कर खा सकते हैं। फिर वो बाकी के सारे भी हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन एरिक उसी वक्त आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को एक के ऊपर चला देता है और उसकी बॉडी को अपनी तलवार से सेंटर से काट देता है। एरिक एक को मारने के बाद काफी खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था कि गाइडलाइंस में एरर है, तो मुझे गलत बता रहे हैं कि तलवार से मैं इनको नहीं मार सकता, मैंने तो इसे बड़ी आसानी से मार दिया। बाकी के मॉन्स्टर्स ये देखकर काफी हैरान होते हैं। इससे एक कहता है कि ये नाइफ के ऊपर मैजिक को यूज कर रहा है। दूसरा उसे कहता है नहीं, इस इंसान के पास सिर्फ एक तलवार है, इसके अलावा इसके पास मैजिक नहीं है। हमारा एक साथी मर चुका है और तुम बेवकूफ हो। पहले वाला उसे कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम बेवकूफ हो, इसके पास तलवार है और तलवार से हम लोग मर नहीं सकते, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसे खाते हैं। एरिक जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे सींग से पकड़ लेता है और कहता है तुम किससे कह रहे हो कि चलो सब लोग मिलकर इसे खाते हैं, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है। जैसे वो एक वाले को पकड़ता है, दूसरा वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए कह रहा होता है डंजन के बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, हमें अपनी डंजन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। भागते हुए वापस उस सीक्रेट रास्ते की तरफ जा रहा होता है जहाँ से वो डंजन में जा सकता है। एरिक उसे भागता हुआ देखकर बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे भागता हुआ कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो वहीं पर एक दरख्त के नीचे घुस जाता है, जबकि एरिक अपने पंजे को उसके नीचे डालता है और जड़ों से उस दरख्त को उखाड़ देता है और कहता है अगर तुम डंजन के अंदर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। एरिक जैसे उस दरख्त को ऊपर की तरफ उखाड़ देता है तो नीचे एक पोर्टल होता है। वो मॉन्स्टर जो कि भाग के आया था वो उसी पोर्टल के रास्ते से अंदर जाने वाला होता है। एरिक अपनी गाइडलाइन से कहता है अब ये क्या है। गाइडलाइन उसे बताती है ये एक मैजिकल टेलीपोर्टल है जो कि तुम्हें डंजन से जोड़ता है। पोर्टल के जरिए से अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम सीधे आइफोन प्लेन डंजन के अंदर चले जाओगे। एरिक उस पोर्टल को देख के काफी हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि इसी पोर्टल के रास्ते से ये सारे मॉन्स्टर यहाँ से निकलते हैं डंजन के अंदर से, गाँव में जाकर तबाही मचाते हैं। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने कभी इस बारे में क्यों नहीं सुना कि पोर्टल्स इस तरह कहीं पर भी ओपन हो सकते हैं, यहाँ पर इस पोर्टल को स्पेशली किसी ने बनाया होगा। एरिक उस मॉन्स्टर से पूछता है क्या तुम लोगों ने इस पोर्टल को बनाया है। वो उसे कहता है नहीं, हम लोगों ने इसको नहीं बनाया क्योंकि हमें मैजिक नहीं आता। एरिक उसे घूर कर देखता है और कहता है क्या वाकई में तुम लोग मैजिक नहीं कर सकते। वो उसे कहता है हाँ हम लोग मैजिक नहीं कर सकते। एरिक अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वो मॉन्स्टर चिल्लाकर उसे कहता है प्लीज इसको डिस्ट्रॉय मत करना, उसका ऑर्डर है कि कोई भी यहाँ से एंटर नहीं हो सकता। एरिक सोच रहा होता है मुझे ये तो नहीं पता कि इनको ऑर्डर्स किसने दिए हैं और इस पोर्टल को किसने बनाया है। मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है डंजन के अंदर जाने का। वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उसे कहता है ऐसा कि उस बंदे ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं कि इस पोर्टल के जरिए से किसी को भी एंटर नहीं होने देना, तो तुम उससे कहना कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है। जैसा कि तुम मुझे यहाँ से एंटर नहीं होने दे रहे थे, इसी तरह तुम्हें यहाँ पर रहकर इस पोर्टल को गार्ड करना है ताकि कोई भी तुम्हारे बाद यहाँ पर अंदर ना आ सके। इस तरह तुम्हारे उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई गया है या नहीं। फिर एरिक उस पोर्टल के अंदर चला जाता है जबकि वो मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और काफी हैरान होता है। तो फिर वो मिट्टी उठाकर उस पोर्टल को ऊपर से कवर कर देता है और कहता हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा। उस बंदे से ये भी तो कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, इस पोर्टल के जरिए से कोई भी अंदर नहीं गया। नेक्स्ट सीन आइफोन प्लेन डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की इन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं और वो मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। लड़की का नाम अलीशा होता है। वो लड़का भी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे कहता है अलीशा थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। वो लड़का अपने वाले मॉन्स्टर को पीछे की तरफ किक मारता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसकी पार्टी के एक और मेंबर को उस मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। वो लड़का कहता है कि किक से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और ऊपर से कुल्हाड़ा भी इसके खिलाफ काम नहीं करेगा, सिर्फ मैजिक इसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन हमारे पास कोई भी मैजिशियन नहीं है। मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और अलीशा की टांग पे अटैक करता है। अलीशा चिल्ला रही होती है। अलीशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, हालांकि वो भी एक मैजिशियन है। वो अपनी मैजिक पावर्स को यूज करते हुए अपनी छड़ी के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकालती है ताकि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स अंधे हो जाएं। वहाँ पर फ्लैश लाइट चमकती है। वहाँ पर फ्लैश लाइट चमकती है तो वो लड़का जो कि अलीशा अलीशा पुकार रहा था उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है क्योंकि लाइट की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए दिखना ब्लरी हो जाता है। वो लड़का कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उसके मैजिक से मैं भी हिट हुआ हूँ, मुझे एक आंख से बहुत ही ब्लरी दिखाई दे रहा है। वो अपने तीसरे टीम मेंबर से कहता है जो कि हीलर होता है, उसका नाम रिनार्ड होता है। वो रिनार्ड से कहता है रिनार्ड जल्दी से मुझे हील करो। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो एक मॉन्स्टर ने रिनार्ड को पहले से मार दिया होता है और वो उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर खड़ा होता है। तो इस
इस लड़के की टीम के मेंबर सारे मारे जा चुके हैं, सिर्फ एलिशा और ये लड़का बचा है। लड़का सोच रहा होता है प्लीज यहाँ पर कोई ना कोई तो आ जाओ जो है हमारी जान बचा सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दूसरी दुनिया का डीमन ही क्यों ना हो, लेकिन कोई तो आए जो हमारी हेल्प कर सके। इस वक्त एक मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगता है, और जैसे ही वो उस लड़के पर अटैक करने लगता है वहाँ पर उन्हें एक फ्लैश लाइट नजर आती है ग्रीन कलर की, और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक ही अटैक में मर जाते हैं। वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी किसी ने यहाँ पर इन सारे के सारे टार्टिडोस को मार डाला है, हालांकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है, सिर्फ एक ही अटैक में इन सभी को कौन मार सकता है। का कहता है यूजुअली जब हम लोग इनके सर के ऊपर अटैक करने लगते हैं ये अपने बाजू को सामने करते हुए अपने सर को प्रोटेक्ट करते हैं, कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। यहाँ पर जो भी बंदा आया है उसके पास दो तलवारें होंगी, अपनी एक तलवार के साथ उसने उनके अंडू पर अटैक किया है और दूसरी के साथ जैसे उन्होंने अपने हाथों को नीचे किया होगा उनकी गर्दन को उड़ा दिया। आखिर ऐसा कौन कर सकता है, तो यहीं पर हमारे हीरो की तरफ दिखाते हैं जिसने उनकी जान बचाई है। मिस्टर लाउड यहाँ पर आए हैं। मिस्टर लाउड उनसे कहते हैं क्या तुम सब लोग आनपोरस गिल्ड से यहाँ पर आए हो। वो लड़का मिस्टर लाउड को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो मैजिक स्वर्ड्समैन हैं। मिस्टर लाउड से कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो। वो उनसे कहता है हाँ मैं आपको जानता हूँ, इस वक्त आनपोरस गिल्ड में आप बहुत ज्यादा फेमस हैं क्योंकि सभी को इस बारे में पता है आप डंजन के अंदर अकेले गए हैं, तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। रूड भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बात ऐसी नहीं है। यहीं पर मिस्टर लाउड के बारे में बताया जाता है कि मिस्टर लाउड को आइफेन डंजन के अंदर 70 दिन हो गए हैं, 70 दिन से वो इसी डंजन के अंदर फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। यहाँ पर मिस्टर लाउड अपनी बैक फ्लैश सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बार के अंदर बैठे पी रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, कि अचानक पीते पीते वो बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली तो वो इस डंजन के अंदर थे और पिछले 70 दिन से वो इस डंजन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे शहर में जो अफवाहें फैली हुई है कि मिस्टर लाउड एक आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए डंजन में अकेले गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपनी मर्जी से डंजन के अंदर नहीं आए। मिस्टर लाउड उन सबको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं पिछले 70 दिन से मुझे यहाँ पर कोई भी बंदा दिखाई नहीं दिया जो मेरी हेल्प कर सके, अब जबकि ये लोग यहाँ पर हैं तो मुझे लगता है कि मैं इनके साथ यहाँ से निकल सकता हूँ। मिस्टर लाउड अलीशा के पास जाते हैं क्योंकि वो जख्मी होती है। अलीशा कहती है मैंने सुना है कि आप यहाँ पर आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए आए हैं। मिस्टर लाउड सी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं आए जे किस आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कौन सा आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए आऊंगा। मिस्टर लाउड से पूछते हैं तुम्हारा जख्म कैसा है। अलीशा कहती है मेरी ब्लीडिंग रुक गई है इसलिए ये ठीक है, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। लड़का मिस्टर लाउड से कहता है हमारे पास कुछ पोशंस हैं। फिर उसी वक्त मिस्टर लाउड अपने पास एक पोशन निकालते हैं जो कि बहुत ही हाई ग्रेड का पोशन होता है। लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ही हाई ग्रेड का पोशन है। अलीशा मिस्टर लाउड से कहती है मुझे पता है कि आप एक ठरकी किस्म के इंसान हैं, सिर्फ इस महंगे पोशन को मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मिस्टर लाउड से कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो मिस्टर लाउड से कहती है तो फिर कैसी बात है, आप इस पोशन को अपने लिए भी तो यूज कर सकते हैं। मिस्टर लाउड से कहते हैं क्योंकि ये वाला पोशन मेरे लिए बेकार है, मेरे जख्म कुछ ऐसे हैं ना मैं दिखा सकता हूँ और न बता सकता हूँ और ना ही इस पोशन के साथ वो हील हो सकते हैं, मेरे लिए तो ये पोशन बिल्कुल बेकार है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर इसको यूज कर रहा हूँ। अलीशा उसे कहती है जैसे ही हम लोग डंजन से बाहर निकलेंगे तो मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगी। मिस्टर लाउड उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो अब तुम्हारा जख्म हील हो चुका है लेकिन इस इंजरी के साथ तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी, चलो अब वापस चलते हैं। अलीशा उसे कहती है तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अब यहाँ से तुम हालियात वापस जाना चाहती हो, तुम्हें अभी तक वो आर्टिफैक्ट नहीं मिला, ना छोटा सा जख्म तो कुछ भी नहीं है, मैं आगे तक चल सकती हूँ। तो क्या हुआ मेरा लेवल लो है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक प्राउड वॉरियर हूँ। उसी वक्त मिस्टर लाउड के पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आती है क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। वो अपना पेट पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो सारे कहते हैं लगता है कि मिस्टर लाउड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसी दर्द को खत्म करने के लिए तो वो यहाँ पर आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए आए थे। क्योंकि मिस्टर लाउड सोच रहे होते हैं ये बेवकूफ यहाँ से जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे, मैं तो सोच रहा था जब मुझे यहाँ पर कोई मिलेगा तो मेरी हेल्प कर सकेगा इस डंजन से बाहर निकलने में। आनपोरस हंटर गिल्ड वाले दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर लाउड अपने हाई ग्रेड के पोशंस के साथ अपनी इंजरीज को हील नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाई ग्रेड के पोशन के साथ हमारी हेल्प की है। इसी वक्त वो सारी की सारी डंजन हिलना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है। ईशा उसे कहती है नई डंजन के अंदर अर्थक्वेक्स नहीं आ सकते क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन में होते हैं और इस डायमेंशन में इस तरह के अर्थक्वेक्स नहीं होते। लड़का उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, शायद इस लड़के का नाम जैक है। जैक उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आने वाला है। मिस्टर लाउड उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, उस टनल के रास्ते से भाग चलते हैं। उनके पीछे एक रास्ता होता है और साथ ही मिस्टर लाउड सोच रहे होते हैं एक लड़की के सामने मैं मरना पसंद करूंगा डर के मारे भागने की बजाय। अलीशा मिस्टर लाउड से कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, सामने से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इन सारे मॉन्स्टर्स का तुम अकेले सामना नहीं कर पाओगे, हमारे साथ चलो, हम सब लोग एक साथ भागते हैं। मिस्टर लाउड चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी करो यहाँ से भागो, मैं तुम सब लोगों के लिए यहाँ पर रुकूंगा। मिस्टर लाउड तो अपने पॉइंट्स बनाने के लिए ये बात कर रहे होते हैं लेकिन वो लड़का यानी कि जैक अलीशा का हाथ पकड़ता और कहता है मिस्टर लाउड ने कहा ना कि वो अपना बलिदान देंगे हमें बचाने के लिए, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। उन दोनों को वहाँ से भागते हुए देखकर मिस्टर लाउड का चेहरा भी बहुत ही बुरा हो जाता है। मिस्टर लाउड कहते हैं
मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था और ये दोनों वाकई में जहाँ से भाग गए हैं। मिस्टर लाउड कहते हैं इतने सारे मॉन्स्टर्स का मैं अकेले सामना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं जहाँ पर हूँ लेकिन एक बार भी लेवल अप नहीं हो सका। 2-4 टार्टिरोज मॉन्स्टर्स को संभालना तो बहुत ही आसान है लेकिन मुझे लगता है कि सामने से कम 100 तो आ ही रहे होंगे। सामने से वाकई में काफी ज्यादा टार्टिरोज निकल रहे होते हैं। मिस्टर लाउड भी पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे मिस्टर लाउड पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं वो सारे के सारे टार्टिरोज भी किसी से डर कर भाग रहे होते हैं। वो सारे कह रहे होते हैं जहाँ डंजन के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है और वो सारे मिस्टर लाउड को वहीं पर छोड़कर उससे आगे पहले भाग जाते हैं। मिस्टर लाउड वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हुआ क्या, ये सारे किससे डर कर भाग रहे हैं। यहीं पर डंजन की दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। डंजन की दूसरी साइड पर वो पोर्टल अंदर की तरफ ओपन होता है। उसी पोर्टल के अंदर से एरिक बाहर निकलता है। एरिक बाहर निकलती अपनी तलवार को घुमाता है। वहाँ पर जितने भी टार्टिरोज होते हैं वो सारे के सारे उसकी तलवार के साथ लगकर मर जाते हैं। सारे टार्टिरोज को मारने के बाद एरिक कहता है मुझे लगा था कि डंजन में आने के बाद मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है लेकिन अभी तक एक्सपीरियंस वाली विंडो ओपन नहीं हुई और ऊपर से ये टनल बहुत ज्यादा छोटी है और मेरी तलवार काफी ज्यादा बड़ी है। मैं तो यहाँ पर प्रॉपर्ली अपनी तलवार को स्विंग भी नहीं कर पा रहा। और यहीं पर इन सारे के सारे टार्टिरोज के किंग को भी दिखाते हैं। उसी वक्त उन टार्टिरोज के किंग की तरफ भी दिखाते हैं कुछ टार्टिरोज क्योंकि ये सारे के सारे बेवकूफ मॉन्स्टर्स हैं। वो एरिक को मारने के लिए उसी तरफ आ रहे होते हैं टनल की तरफ। तो उनका किंग उन्हें पकड़कर कहता है स्टूपिड कहेंगे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम सबसे कहा ना कि जहाँ से भाग जाओ वो तुम्हें मार डालेगा। वो टार्टिरोज किंग से कहते हैं हम लोग बेवकूफ हैं लेकिन हम लोग साथ ही बहादुर भी हैं, हम उसे मार डालेंगे कि हमें सिर्फ मैजिक मार सकता है, तलवार नहीं मार सकती। उन्होंने वहाँ पर काफी सारे पत्थर रख के दरवाजे को बंद किया होता है। उसी वक्त एरिक पीछे से आता है और अपनी तलवार को घुमाता है और दरवाजा जाने की वो टनल का रास्ता होता है जिसके आगे उन्होंने पत्थर रखे होते हैं। वो उन सारे पत्थरों को तो तोड़ ही देता है, साथ ही उनके किंग के भी टुकड़े कर देता है और चिल्लाकर उन सब से कहता है तुम में से कोई तो मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स दो। तुम सब से तो वो हेल डॉग्स के अच्छे थे, कम से कम वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो देते थे। वहाँ पर लास्ट ब्लो के साथ ही वो टार्टिरोज के किंग को मार देता है। वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर और कोई भी टार्टिरो मॉन्स्टर नहीं होता। एरिक कहता है अब तो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं बचा, अब मैं किसको मारूं। वहीं पर सामने उसकी नजर पड़ती है टार्टिरो के किंग को मारने पर उसे एक आर्टिफैक्ट मिलता है। एरिक भागता उस आर्टिफैक्ट के पास जाता है और कहता है क्या वाकई में ये आर्टिफैक्ट है। उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है ये एक फायरबॉल ब्रेसलेट है। लेकिन साथ ही एरिक कहता है मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम मुझे गलत बता रहा है कि इस तरह के आर्टिफैक्ट्स तो तभी निकलते हैं जब हम लोग एक मिडिल लेवल के बॉस को मार देते हैं। और उसी वक्त पीछे भी दिखाया जा रहा होता है कि पीछे उसने टार्टिरोज के किंग को मारा है जो कि लेवल 40 का मिड बॉस था और एरिक को इस बारे में अंदाजा भी नहीं है कि उसने किंग को मार दिया हुआ है। एरिक कहता है जैसा कि मुझे सिस्टम के बारे में पता है, अगर मैं इस आर्टिफैक्ट को ले लेता हूँ जो कि एक पावर कोर है जहाँ पर जितने भी टार्टिरोज मॉन्स्टर हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी ओरिजिनल बॉस को मारना बाकी है जो कि इस डंजन का बॉस है और साथ ही सेंट्रल कोर को भी लेना बाकी है। सेंट्रल कोर को हटाने से ये पूरी डंजन गायब हो जाएगी। एरिक कहता है लेकिन ये आर्टिफैक्ट काम कैसे करेगा। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और उसे दिखाया जाता है कि ये फायरबॉल ब्रेसलेट अपने हाथ पर पहन लो और उसके बाद तुम्हें हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहना है फायरबॉल और इसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल निकलेगा। और साथ ही दिखाया जा रहा होता है कि तुम इसे 30 बार इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल एक गेम की तरह। जैसे वहाँ पर भी हमारे पास उनकी क्वांटिटी होती है। एरिक बड़े स्टाइल के साथ उस ब्रेसलेट को अपने हाथ पर पहन लेता और कहता है तो देखते हैं कि कौन सा फायरबॉल निकलता है। वैसे भी मैं एक तलवार को इस्तेमाल करते करते थक चुका हूँ, अब मुझे अपने हाथों से फायरबॉल्स निकालने हैं। एरिक अपने आसपास देखता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। और वो बड़े ही एक्शंस के साथ अपने हाथों को पीछे की तरफ से सामने करता है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल के गोकू की तरह अपने हाथ को सामने करता है और कामेहामेहा की तरह चिल्लाकर कहता है फायरबॉल। और यहीं पर साथ साथ एक बैकग्राउंड स्टोरी भी चल रही होती है इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में कि ये सेंट्रल कोर से निकलते हैं या फिर पावर कोर से निकलते हैं जो कि एक मिड लेवल के बॉस को मारने पर निकलते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स होती हैं। कोई भी आम हंटर भी अगर इनको पहनेगा तो वो इनके अंदर जो भी एबिलिटीज होंगी उसकी सुपर पावर्स उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जैसे हमारा हीरो अपने हाथों को सामने करते हुए कहता है फायरबॉल, उसी वक्त कुछ भी नहीं होता। एरिक कहता है क्या हुआ, लगता है कि ये खराब हो गया है या फिर ये काम नहीं कर रहा है, इसके साथ मसला क्या है। फिर मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। उस ब्रेसलेट के साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारा लेवल बहुत ज्यादा लो है, इस आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम 31 होना चाहिए। हमारे एरिक को अपने लेवल के बारे में तो काफी अच्छे से पता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उस ब्रेसलेट को उतारता और कहता है मेरे लिए तो ये कचरा है, हो सकता है कि किसी और के लिए ये बहुत ही पावरफुल वेपन हो। एरिक अपने सर को खुजाते हुए कहता है मुझे इस आर्टिफैक्ट की बजाय कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। तो कहता है चलो ठीक है, इसे बाजार में जाके बेच देंगे, शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन फिर भी इतने हाई लेवल के आर्टिफैक्ट में वहाँ पर जाकर बेचूंगा कैसे, क्योंकि मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है। लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ये डंजन से मिला है। एरिक कभी वहीं पर खड़ा इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसी वक्त हमने से डंजन हिलना शुरू हो जाती है। एरिक कहता है ये डंजन हिल रही है या फिर मूव हो रही है। असल में उसके नीचे से एक रास्ता ओपन हो रहा है पर सामने सीढ़ियाँ होती हैं, वो उसे मेन बॉस की तरफ लेकर जाएगा। एरिक उस रास्ते को देखकर
काफी हैरान होता है और कहता है इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो तो एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर का लग रहा है। लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसे मारने पर मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। फिर एरिक उन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और चलता हुआ आगे चला जाता है। वो दरवाजा खोलकर सामने जाता है और कहता है चलो फाइनली मैं इस टनल से बाहर निकल ही आया। एरिक कहता है मुझे मिस्टर बुकीमैन के जागने से पहले वहाँ पर कैंप में वापस पहुँचना होगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर बॉस को मारते हैं, आर्टिफैक्ट को लेते हैं और निकलते हैं। वहीं पर सामने सेंटर में सेंट्रल कोर पड़ी होती है कि वहाँ पर बॉस का कोई भी निशान नहीं है। एरिक कहता है अब बॉस पता नहीं कहाँ पर है, वो जल्दी से यहाँ पर आए और मुझसे फाइट करे। एरिक चिल्लाकर कहता है क्या यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सारे के सारे किसी ट्रिप पर चले गए हैं? तुम सारे मॉन्स्टर्स अपने कोर को यहाँ पर अनगार्डेड कैसे छोड़कर जा सकते हो? अगर तुम सब लोग अभी यहाँ पर बाहर नहीं निकलते तो मैं तुम्हारे इस कोर को ले लूंगा और साथ ही तुम्हारी डंजन गायब हो जाएगी और तुम सब लोग बेकार हो जाओगे। तो जल्दी करो और बाहर निकलो वरना मैं तुम्हारे इस कोर को उठाने लगा हूँ। लेकिन कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं निकलता और जैसे ही वो उस कोर को अपने हाथ में पकड़ने लगता है उसी वक्त ऊपर से एक टेंटिकल आता है और उसके हाथ को बांध लेता है और साथ ही उसके दूसरे हाथ पे भी एक टेंटिकल आकर बांध जाता है और उसकी टांगों पर भी। एरिक ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर बॉस होता है। यही इस डंजन का फाइनल बॉस है। इस बॉस के स्टैट्स के बारे में बताया जाता है। बॉस का नाम टेंटिकल बी होल्डर है, इसका लेवल 45 है।